हमारे साथ कोलकाता से खास मेहमान मौजूद हैं। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई आपको जुड़ने में। पिछली बार आप कह रहे थे काफ़ी लेट सोए थे, इस बार तो थोड़ा आदत हो गई होगी अब तो। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड सारे व्यूअर्स को। हाँ जी, संदीप जी, अभी तो हैबिट हो रहा है। आज ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन मार्केट्स को प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम हो रही है एफआईएस की बिकवाली से। कल तो बड़ा नंबर आता हुआ देखा सर, 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हुई है। ग्लोबल मार्केट्स भी अगर कोई बहुत अच्छे नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। हमारे लिए दिक्कत यह है कि कल कोर सेक्टर का हमारा जो नंबर आया वो कमज़ोर था, ग्रोथ नीचे आती हुई दिखी, एफआईएस बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। और इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत है, हमारे मिनिस्टर साहब पहुंचे हुए थे वहाँ पे, पीयूष गोयल साहब, कोई खास अपडेट आ नहीं रहे हैं। पता नहीं बैकडोर पर्दों के पीछे क्या हो रहा है, दरवाज़ों के पीछे क्या होगा, क्या ये डील एक्चुअली साइन हो पाएगी, कहाँ फंस रही है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसको लेकर बाजार भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, वो एफआईएस की बिकवाली में साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। आप कैसे असेस कर रहे हैं सर मार्केट्स को, ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है अभी? हाँ सर, माय इंटरप्रिटेशन इफ आप देखेंगे एक चीज, 28 अप्रैल को लास्ट इतना बड़ा सेलिंग हुआ था। मतलब अभी कल का जो सेलिंग हुआ 16,833 करोड़ के आसपास। और डीआईआईबी भी नहीं बाइंग किया है 6,700 करोड़ के आसपास, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था। हम्म। तो बेसिकली एक चीज आप देखेंगे, मार्केट 25,000 के ऊपर मतलब बहुत ही मेहनत करके एक दो दिन टिका था, लेकिन उसके हम्म। ऊपर टिक नहीं पाया। अभी जी। मेरा ख्याल से मुझे जो लगता है मार्केट में, अभी देखिए जो ग्लोबल मार्केट भी जो लास्ट 4 से 5 दिन में एक तेजी था वो भी अभी चला गया है। और हम्म। अभी 24,683 पे कल का क्लोजिंग आया है। तो मुझे लगता है अभी निफ्टी का इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 24,500 एंड 24,550 के आसपास है। अगर मार्केट 24,500 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको डरने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। आपको सतर्क रहना है कि आपका जो लॉन्ग पोजीशन था वो वहां पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि देखिए बहुत टाइम से ना मार्केट पे एक रेजिस्टेंस था 24,800, उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो रहा था। तो हमने हम्म। देखा 24,800 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, उसके बाद 25,150, 25,000 के ऊपर भी 2-3 दिन सस्टेन किया, लेकिन वहां पे सरवाइव नहीं कर पाया मार्केट। तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब हम्म। कल का जो एफआईआई सेलिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल का जो सेलिंग है ना ये थोड़ा नेचुरल नहीं है। मतलब दिन भर सेलिंग किया गया मार्केट को, ऐसा है। सो मेरा ख्याल से सर मार्केट में ये तो ऑब्वियसली बात है कि अपने 21,800, 22,000 से 1.5 महीने के अंदर अंदर अपने 25,000 हमने आ गया है। तो हम्म। अभी 25,000 आने के बाद एक तो थोड़ा ब्रेक कहीं पे लगना था, कहीं पे थोड़ा रेस्ट लेना था। लेकिन अभी ट्रम्प साहब का ना उतना टैरिफ को लेके प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता, इंडिया पाकिस्तान भी प्रॉब्लम नहीं लगता। अभी अगर हमें डोमेस्टिक चीजों पे फोकस करना है, वो रिजल्ट पे फोकस करना था। रिजल्ट सेशन भी अभी ऑलमोस्ट लास्ट एंड पे ही है, चल रहा है। तो मुझे हम्म। लगता है अभी जो एफआईआई का सेलिंग है बहुत ही टेंशन सिचुएशन हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा, नेक्स्ट 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यू होता है कि नहीं कंटिन्यू होता है। तो मेरे हम्म। ख्याल से निफ्टी में अभी 24,550 से लेके 500 एक जोन है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर एक लंबा चल सकता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर। उससे पहले अभी देखिए हम 4-5 दिन से एक ही रेंज पे है, 24,600 से लेके 25,000 के अंदर। अब बैंक निफ्टी आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का जो ऑलमोस्ट 15 मई का लो है, 15 मई का लो के हिसाब से सपोर्ट बनता है अभी 54,500 के आसपास। तो अगर कभी भी 54,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है, उस केस में आपको 53,300 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार मार्केट में सर अभी वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है, हम्म। मेक और ब्रेक लेवल पे है। आपको फेयर करने वाला ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना है। आपका जो बाइंग पोजीशन है वहां पे थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रॉफिट बुक करना है अभी। ठीक है, अगर मुनाफा हो रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली करें, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कम करें और थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर आप कैश पर बैठे हैं तो कैश की पोजीशन बनाकर बैठिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो निफ्टी के लिए 24,500, 24,550 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 24,500 अगर टूट भी जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से 54,500 ये निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर निकल गया तो फिर 53,300 यहाँ तक भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हमें गिरावट आती हुई दिखे। तो सर अगर बैंक निफ्टी में आप सोच रहे हैं कि गिरावट आएगी, अगर 54,500 टूटता है 53,300 आएगा, यानी कि 1200 पॉइंट और निकलेंगे, तो फिर दिग्गज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस यही टूटेंगे ज़्यादा, या फिर पीएसयू बैंक्स?
सर मुझे लगता है कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस, इन्होंने ना बहुत रैली किया था। जैसे कि लास्ट वीक भी हमने शो किया था, उस टाइम पे मैंने बोला था बहुत चल चुका है, तो एक टाइम पे थोड़ा रेस्ट भी देना पड़ेगा। तो देखिए अभी कोटक बैंक देखेंगे 2090 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी 60 रुपीज, 70 रुपीज, 100 रुपीज नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। हम्म। एचडीएफसी बैंक भी अभी 1915 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी और थोड़ा नीचे लाइक 1850 और 1800 का भाव पे आ सकता है। अगर इन केस 54,500 के नीचे ब्रेक होता है, अगर 1000 1500 पॉइंट और नीचे करेक्शन आता है, तो देखिए गिरावट का तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फर्स्ट हमें सतर्क रहना है। 54,500 के नीचे बैंक निफ्टी और 24,550 के नीचे निफ्टी। ठीक है, परफेक्ट है। इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। कुछ दिग्गज बैंक्स हैं जहां पर थोड़ा प्रेशर और देखने को मिल सकता है, यानी कि मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख के चलिए। और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो वेट एंड वॉच करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। नतीजों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए सर। नतीजों में सबसे पहले अगर हम बातचीत करें इंडेक्स के अलावा, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, कल इसके नंबर्स आए थे, नंबर शानदार है सर। 75% इनका मुनाफा ग्रो किया, रेवेन्यू में 9% का जंप है, अबिड्डा भी 37.5% से ज़्यादा ग्रो किया, मार्जिन्स बढ़कर आए हैं 3.25% के आसपास। और मार्जिन्स लगातार सर जहाँ जहाँ मार्जिन्स बढ़कर आ रहे हैं, मार्केट उसको रिवॉर्ड जरूर करता है। यूनाइटेड स्पिरिट के नंबर्स को सर आपने कैसे रीड किया और कैसा ट्रेड कर सकते हैं आज? हाँ सर, मुझे लगता है अभी जो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1550 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके अगेंस्ट पे आपको यहाँ पे एक बार 1620 1640 का प्राइस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन 1550 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1620 1640 तक के लेवल्स आ जाएंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स में, अगर 1550 का लेवल पार हो जाता है तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। नंबर्स अच्छे आए हैं, और उससे पहले आप देखिए कल जब बाजार की क्लोजिंग हुई है, स्टॉक लोअर लेवल से अच्छा रिकवर भी हुआ था कमजोरी के बावजूद। टोरेंट फार्मा सर, इसके भी नंबर्स आए हैं। मुनाफा इनका 11% ग्रो किया, रेवेन्यू 8% के आसपास बढ़े हैं, अबिड्डा में 9% की ग्रोथ है। मार्जिन्स भले ही 40 बेसिस पॉइंट बढ़े, लेकिन बढ़कर आए हैं, इंप्रूवमेंट तो ज़रूर देखने को मिला है। इन नंबर्स के बेसिस पर सर टोरेंट फार्मा में आज कैसा एक्शन दिख सकता है? सर रिजल्ट तो अच्छा ही है। लास्ट बहुत दिनों से ना कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर रहा था, एक हम्म। साइडवेज ट्रेंड पे था। तो अभी मुझे लगता है कि एक बार 3280 इसके ऊपर जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है ट्रम्प जी के न्यूज़ के वजह से बहुत दिन से ही फार्मा सेक्टर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा था। तो 2380 इसके ऊपर अगर जाता है, क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी 3350 से लेके 3400 का भाव आ सकता है। लेकिन रेंज बाउंड चल रहा है लास्ट 2 महीने से, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 3280 इसके ऊपर क्लोजिंग होना। ठीक है, अगर 3350 3400 के लिए कोई प्ले करता है सर, एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए 3280 के ऊपर। देखिए उस केस में आपका 3220 के आसपास एक स्टॉप लॉस होगा, 3220। ठीक है, परफेक्ट है। तो टोरेंट फार्मा में 3280 पार हुआ तो 3350 3400 तक के लेवल आ जाएंगे। 3220 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ग्लैंड फार्मा, इसके भी नंबर्स आए टोरेंट फार्मा के अलावा। इनका जो मुनाफा है वो गिरकर आया 3%। बाजार मान के चल रहा था कि नंबर बढ़कर आएगा, 192 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ रहना था, 186 करोड़ आया। रेवेन्यू 7.25% गिरे हैं, 1485 करोड़ रहना था, 1425 करोड़ आए। और अबिड्डा भी आप देखिए 347 करोड़ इन्होंने रिपोर्ट किया, 360 करोड़ रहने का अनुमान था। मार्जिन्स केवल एक ऐसी चीज़ है जो कि बाजार अनुमान से हल्के बेटर है, 10 बेसिस पॉइंट ऊपर, 23.3 वाला 24.3 रहना था, 24.4% पर आ गया। तो नंबर्स वैसे खराब हैं सर। इसका चार्ट क्या बता रहा है? सर बहुत टाइम से एक्चुअली एक वीकली चार्ट में नेगेटिव पैटर्न बना के रखा है, और बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है। देखिए डेली बेसिस पे तो ठीक ठाक है, लेकिन वीकली चार्ट पे खराब है। सो मेरे ख्याल से ना अभी जो 1500 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है एक बार यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, 1600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, उसके बाद इसका ट्रेंड ठीक होगा। नहीं तो फिर से जाके ना मैक्सिमम यहाँ से रैली हो सकता है। मान लीजिए आप 1580 1570 के आसपास जा सकते हो, वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन आज का मुझे लगता है एक बार अगर 1470 इसके नीचे क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको एक बार फिर से 1420 1430 का भी भाव यहाँ पे मिल सकता है। 1470 टूट गया तो 1420 तक भी लुढ़क जाएगा। यस। ठीक है, परफेक्ट है। तो नीचे में 1470, ऊपर में 1600, ये रेंज है। इधर वेज जहाँ पे भी रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर फिर जो चाल है वो निर्धारित होगी। 1470 नीचे में टूट गया आज, तो फिर 1420 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं।
वर्लपूल ऑफ इंडिया सर, इस स्टॉक में हमने बड़ी गिरावट देखी जब इनके प्रमोटर्स ने कहा था कि हम एग्जिट करना चाहते हैं, धीरे धीरे अपना स्टेक कम करेंगे, ट्रेंचेस में हो सकता है। लेकिन बाद में लो लेवल से अच्छी रिकवरी भी आई और नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। कल 54% मुनाफा ग्रो किया, रेवेन्यू में भी 15.5% का जंप है, 27.5% के आसपास इनका अबिड्डा बढ़ता हुआ दिखा। मार्जिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए सर नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, बेसिकली संदीप जी, मुझे लगता है कंपनी तो बहुत बढ़िया है। लास्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा था, और देखिए जितना नीचे आना था उतना ऑलरेडी आ चुका है। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि एक डबल बॉटम था, डबल बॉटम के नीचे ब्रेक डाउन था, फिर से एक नया लो लगा के वहां पे बॉटम लेने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपर साइड में बहुत ही अभी फ्रेश बाकी है आना। तो मुझे लगता है 1600-1700 का जोन भी बहुत जल्दी नेक्स्ट, अगर आपके पास 6 से 8 महीना थोड़ा टाइम है तो आ जाएंगे। अभी फिलहाल चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। वही थे स्टॉप लॉस ऑफ 1180। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग करना चाहिए। आप यहाँ पे फ्रेश बाय भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आज का ओपनिंग कैसे होता है थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगर 20 रुपया अप डाउन होता है तो फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे आ गया था। आप देखेंगे इसका जो नेक्स्ट ऑल टाइम 52 एक हाई था ऑलमोस्ट 2400 के आसपास, तो वहां से नीचे आते आते ऑलमोस्ट 900 के आसपास आ गया था, तो बहुत सेलिंग हो गया था। फिर से अभी कंपनी बाउंस बैक कभी कर रहा है, तो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करने का सलाह रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं इन लेवल्स पर। यस, यहाँ पे फ्रेश, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव का व्यू है तो आप नेक्स्ट, अगर 5-6 महीना आपके पास टाइम है तो आप इस केस में बाई करके भी चल सकते हो। ठीक है, परफेक्ट है। जेके टायर के नंबर्स भी आए हैं सर। मुनाफा इनका 42% गिरा, रेवेन्यू 1.5% ही बढ़ा, 24-24.5% इनके अबिड्डा में हमने डी ग्रोथ देखी है और मार्जिन्स भी घटकर आए हैं। इंडस्ट्री के नंबर्स जो आए हैं उसके विपरीत नंबर्स हैं। ये सीएट के नंबर्स के बाद हमने देखा किस तरह का रनअप देखने को मिला था, स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड हाई भी टच कर दिया था। तो इंडस्ट्री की जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उससे उसके तो नंबर बिल्कुल विपरीत आते हुए देखे हैं। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? सर मुझे लगता है लास्ट टाइम भी एक जो सपोर्ट था, सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक किया। अभी देखिए एक रेसिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 360 के आसपास है, तो मुझे लगता है 360 क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो 360 के ऊपर तो अभी जा नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है अगर किसी को शॉर्ट करना है 360 आपके लिए एक परफेक्ट स्टॉप लॉस बन सकता है। 360 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 335 से लेके 330 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। 335 से 330, यानी कि आप कह रहे हैं कि 360 के आसपास आप शॉर्ट कीजिए और 360 का स्टॉप लॉस लेकर। यस। परफेक्ट है, ठीक है। तो जेके टायर के नंबर्स खराब आए हैं और इसके चार्ट भी अच्छे नहीं है, तो आप चाहें तो इसमें शॉर्ट पोजीशंस भी बना के चल सकते हैं 335-330 के टारगेट के लिए। जीएसएफसी सर, इनके नंबर्स आए हैं। इनका मुनाफा अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। 24.7 करोड़ वाला 71.7 करोड़ आ गया। रेवेन्यू हालांकि गिरे हैं, अबिड्डा में भी हमने ग्रोथ देखी है, ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा की, और मार्जिन्स भी देखिए ऑलमोस्ट आप देखिए 3.5 गुना के आसपास होते हुए देखें। 1.3% वाला 4.2%। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो नंबर्स में बहुत ही बड़ा जंप है। हमने रेवेन्यू को छोड़ दे तो बाकी सभी पैरामीटर्स पर इसके चार्ट्स इतने अच्छे लग रहे हैं जितने नंबर्स अच्छे हैं सर। सर नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखिए चार्ट में क्या है, 215 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। लगातार मई के बाद से लगातार डाउनफॉल में ही है और वीकली चार्ट में खराब है। तो बेसिकली एक बार 215 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसके बाद क्लोजिंग, वो भी फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग, उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है 215 अगर उसके ऊपर जाता है उस केस में आप एक बार इसको बाय करने का सोचिए। फिलहाल अभी एक बार अवॉइड कीजिए, देखिए कैसे ओपनिंग होता है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। और जिनके पास है उनको भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे 195 का। अगर 195 के नीचे जाता है उस केस में आपको एक बार 170-75 का भाव भी मिल सकता है। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 195 का आ गया और जीएसएफसी को 215 पार होने के बाद ही आपको खरीदना है। नंबर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, अगर कोई रिएक्शन आता भी है पॉजिटिव साइड में तो 215 पार होने दे, उसके बाद आप यहाँ पर खरीदारी करें। गोदावरी पावर एंड इस्पात सर, इसके भी नंबर्स आए। मुनाफा केवल 1.5% बढ़ा, रेवेन्यू 4% घटा है, 3% के आसपास अबिड्डा में डी ग्रोथ देखी हमने, मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट आते हुए देखे हैं। अब नंबर्स के बाद कैसे रिएक्शन आ सकता है? देखिए बेसिकली कंसोलिडेशन पैटर्न में है, बहुत टाइम से चल रहा है। मुझे लगता है एक बार 206 207 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। एक बार 207 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव कुछ सेंटीमेंट हमें दिखाई देगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वीक का जो रैली था ऑलमोस्ट 180 रुपीज से अभी 200 के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है ये जो 20 रुपीज का ऑलरेडी मूव हो चुका है, चल चुका है स्टॉक, तो हो सकता है एक बार फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकते हैं। तो 185 180 एक परफेक्ट जोन होगा बाइंग के लिए। फिलहाल इस जोन पे नहीं बाई करना है।
ब्रेकआउट आने दीजिए, अदरवाइज हमें फेयर वैल्यूएशन पे लेना है 180 185 के आसपास। 180 185 इस रेंज में मिले तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। डिक्सन टेक्सर इसके नंबर्स आए, नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो एक एक्सेप्शनल गेन भी है 250 करोड़ रुपए का, जिस वजह से मुनाफा आपको 4 गुना से ज़्यादा बढ़ता है या ऑलमोस्ट 4.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। 230 करोड़ रुपए का अनुमान था, अगर आप 250 करोड़ का नंबर एडजस्ट कर देते हैं तो फिर आपको नंबर जो है वो 215 करोड़ रुपए के आसपास का दिखेगा, ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आप मान के चल सकते हैं। रेवेन्यू 10,300 करोड़ के आसपास आया, 10,100 करोड़ रुपए के आसपास बाजार मान के चला था, तो रेवेन्यू अनुमान से बेटर है। वहीं अगर आप अबिड्डा की बात करें तो 390 करोड़ का अनुमान था, 443 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। मार्जिन 3.9% वाला 4.3% पर आया, मार्जिन फ्लैट रहने का अनुमान था, मार्जिन में भी 40 बेसिस पॉइंट का सुधार इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। डिक्सन टेक्सर मुनाफा इनलाइन है, बाकी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं अनुमान से। इसके चार्ट्स में जो रनअप हो चुका है उसके बाद क्या ये नंबर्स और जान डाल सकते हैं? सर बेसिकली डिक्सन ऐसे कंपनी है, बहुत टाइम से इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पैसा बना के दिया है पर्टिकुलर इस काउंटर ने। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्चुअली मेरा होल्डिंग पे भी है। और देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसा काउंटर है ना, बहुत पैसा बना के दिया है और लगातार देखिए ऑल टाइम हाई देखेंगे 18,940 करोड़ के आसपास इसका जो है अभी जो मार्केट कैप भी है, सॉरी 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और 18,000 करोड़ के आसपास 18,000 के आसपास इसका जो ऑल टाइम हाई है। अभी देखिए 16,000 जो 650 के आसपास अभी प्री ओपनिंग के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना 17,200, इससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर ये जो रिजल्ट अच्छा आया है और जो जितना रैली रैली यहाँ पे हुआ था उसके बाद पे हमने देखा कि नीचे आया, तो अभी फिर से ऊपर आ रहा है। 17,200 टारगेट हो सकता है, आपके पास है तो होल्ड करके रखिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 14,950, 14,950 स्टॉप लॉस रखिए, और 17,200 आपका इमीडिएट लेवल पे टारगेट आना चाहिए। और अगर 17,200 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको ऑल टाइम भी हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, और भी कई सारी कंपनियां सर जिनके नंबर्स आए हैं, जिसमें जे कुमार इंफ्रा है, इनका मुनाफा 14% ग्रो किया, रेवेन्यू भी इतने ही बढ़ते हुए दिखे, अबिड्डा में भी लगभग 15% के आसपास का जंप है, मार्जिन्स फ्लैट रह गए। इसका चार्ट क्या बता रहा है? देखिए ये एक मेक और ब्रेक लेवल पे है, ऑलरेडी एक ब्रेक डाउन आया आया था 700 के नीचे, और उससे पहले जो एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 720 के आसपास, उससे भी नीचे अभी आ गया है। तो एक सपोर्ट अभी है ऑलमोस्ट 640 के आसपास। 640 के अगर ब्रेक एक बार हो जाता है तो इस केस में और नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाय भी नहीं करना है क्योंकि 720 725 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 725 के ऊपर आएगा तो उस केस में आपको बहुत जल्दी 750 780 का भाव मिल सकता है, तो एक बार वेट करना है आपको, अभी कुछ नहीं करना। ठीक है, 725 पार होने का आप इंतजार करें। जे कुमार इंफ्रा की जहाँ तक बात है, गैब्रियल के नंबर्स भी आए सर कल, बाजार बंद होने के बाद 31% मुनाफा ग्रो किया, 17% रेवेन्यू बढ़े हैं, अबिड्डा 35% बढ़कर 109 करोड़ पर रहा, मार्जिन भी 2% से ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखे, 2.25% के आसपास। तो अच्छे मार्जिन के दम पर और मुनाफे में ग्रोथ के दम पर क्या फायरवर्क्स की उम्मीद करके चलें आज इसमें? देखिए संदीप जी, देखिए आप ऑल टाइम देखेंगे कि कितना लो आया था, ऑलमोस्ट जितने टॉप था टॉप से 35% नीचे आ गया था पर्टिकुलर डिस्काउंटर। सो 35% नीचे आने के बाद अभी मुझे लगता है कि एक बार ना यहाँ पे एक रैली बन रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा है। तो मुझे लगता है 635 एक जोन है, 635 के ऊपर अगर सस्टेन करता है इस केस में यहाँ पे बाइंग आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, एक बार आपको वेट एंड वॉच करना है 635। अच्छा, 635 पार होने दीजिए गैब्रियल पर, नंबर तो अच्छे आए हैं, अगर ये पार हुआ तो फिर आप फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। दो नंबर्स और हैं सर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक है ऑटोमोटिव एक्सेल्स, यहाँ पे मुनाफा 4.3% ग्रो किया, रेवेन्यू हालांकि अच्छे रेवेन्यू गिरा है इनका 2% के आसपास, अबिड्डा में भी हमने 0.25% की गिरावट देखी, मार्जिन्स फ्लैट आते हुए दिखे। और दूसरा नंबर में पढ़ देता हूँ वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसिस का, इनका मुनाफा करीब 23% ग्रो किया है, 19 करोड़ पर आया, रेवेन्यू 39% ग्रो किए, हालांकि मुनाफा उतना नहीं बढ़ा है, अबिड्डा में हमने 0.7% की ग्रोथ देखी, और मार्जिन इनके टूट कर आए हैं, करीब 6% के आसपास मार्जिन इनका घट कर आया है। तो ऑटोमोटिव एक्सेल्स और अरविंद स्मार्ट स्पेसिस पर आपकी क्या राय होगी? हाँ देखिए ऑटोमोटिव एक्सप्लेन मुझे लगता है 2,580 करोड़ के आसपास कंपनी है, और मार्केट कैप ऑलमोस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है, स्मॉल कैप ही है ऑलमोस्ट। अभी 1707 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक बार 1680 के आसपास एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पर्टिकुलर इस काउंटर में, क्योंकि अगर 1680 के नीचे जाता है उस केस में नीचे आ जाएगा। अब देखिए
जो और अरविंद स्मार्ट है 721 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक बार अगर 730 इसके ऊपर आ जाता है तो उस केस में आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 765 और 780 का टारगेट के लिए आप देख पाएंगे, 1 से 2 दिन आ जाएंगे। ठीक है। एक एस्टर डीएम के नंबर्स भी आए हैं सर कल, अगर आप देख पाएँ। एस्टर डीएम आई थिंक ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। स्टॉक आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ज़्यादा दूर नहीं है अपने ऑल टाइम हाई से। एस्टर डीएम में क्या करने की राय देंगे आप? देखिए एस्टा डीएम में ना सर एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 546 580 के आसपास, तो इसके ऊपर ही अभी जा रहा है। तो और चार्ट में लगातार बहुत पैसा बना के दिया है, मैं देख पा रहा हूँ। और उसके बाद ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद ना एक स्मॉल अभी करेक्शन आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो करेक्शन होगा ये हेल्दी है, ये रिट्रेस हो सकता है और भी यहाँ से 20 रुपीज 25 रुपीज नीचे आ सकता है, लेकिन चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट अगर 600 के ऊपर एक बार आता है और 2 एक दिन भी वेट आपको करना पड़ता है, उस केस में बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 680 इनफैक्ट 750 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अभी तक जितने भी स्टॉक रिलेटेड हमने बात किया, सबसे बेटर चार्ट है, चार्ट पैटर्न बनाया एस्टा डीएम हेल्थ केयर ने। तो मुझे लगता है बहुत चलने वाला है स्टॉक, आपको एक बार होल्ड करने करके रखना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो में। फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? फ्रेश बाई मुझे लगता है यहाँ से 20 रुपीज 25 रुपीज अगर करेक्शंस मिलता है उस केस में आप कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपका एक बार स्टॉप लॉस में मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 510 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। आप बाई कीजिए उस केस में 550 से लेके 560 कोई भी भाव आता है उस केस में आप बाई कीजिए। आप 750 का रैली बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आपको दिखाई देगा। 510 का स्टॉप लॉस आपने बोला, 20 रुपये नीचे लेने पर? यस। ठीक है, परफेक्ट है। तो 20 रुपये नीचे आप इसको खरीदिए। एस्टर डीएम को होल्ड भी कर सकते हैं जिनके पास हैं। 680 750 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब तक का सबसे बेस्ट चार्ट है, जहां तक जितने भी चार्ट्स या फिर जिनकी कंपनियों के नंबर्स आए हैं उनमें देखें तो ये सबसे बेस्ट चार्ट है जहां पे रैली और भी कंटिन्यू हो सकती है। अच्छा, नतीजों के अलावा देखें तो जो कंपनियां आज जो स्टॉक्स खबरों के चलते फोकस में रहेंगे, उसमें पहले तो आज टेलीकॉम सेक्टर फोकस में रहेगा। 2 दिन से वैसे भी फोकस में है ही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, TTML, वोडाफोन की जो अर्जियां खारिज की हैं, अब मामला आ रहा है सैटकॉम के जो लाइसेंस दिए गए हैं या फिर स्टारलिंक को जो LOI जारी किया गया था उसको लेकर कल टेलीकॉम मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी ओर से एक बयान आता हुआ दिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सैटकॉम है वो जो मौजूदा टेलीकॉम नेटवर्क है उसका सप्लीमेंट्री है, यानी कि उसका एक पूरक ही है। तो एक क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की गई है क्योंकि DOT की ओर से OneWeb और जियो को सैटकॉम का लाइसेंस दिया गया है और स्टारलिंक को जैसे मैंने बताया LOI भी जारी किया गया है। तो इसको लेकर थोड़ी इंडस्ट्री में दुविधा है, थोड़ी सी नाराज़गी भी है जिसको पैसिफाई करने की कोशिश कल टेलीकॉम मंत्री की ओर से की गई है। क्या करना है सर टेलीकॉम स्टॉक्स में? सबसे पसंदीदा शेयर आपका कौन सा है? सर मुझे लगता है भारती एयरटेल सबसे बढ़िया है और आपको भारती एयरटेल के साथ ही जाना चाहिए। अभी देखिए 1354 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक करेक्शंस के लिए मैं वेट करूंगा क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। जिस दिन 1310 1315 के आसपास आएगा, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सबसे बढ़िया दिन सर हो आप सकता है। हेक्साकॉम की बात तो कर रहे हैं या भारतीय एयरटेल की? अच्छा सॉरी, मैं हेक्सा कम की बात करो। एक सेकेंड, चार्ट पे अपडेट नहीं हुआ हेक्सा कॉम। ओके, ये सॉरी, एक बार देखिए 1600 भी सॉरी थोड़ा चार्ट में अपडेट नहीं था। देखिए 1670 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है भारतीय अकाउंट। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना आपको एक बार वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1620 1625 जब भी आएगा तो उस केस में आप एक बार बाय कीजिए। अभी चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया चार्ट है और लगातार जो कंसोलिडेशन पैटर्न था, कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद ये ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगता है एक रिटेस्ट होना चाहिए। रिटेस्ट हो सकता है 1590 के आसपास। अभी देखिए न्यूज में है तो इसीलिए थोड़ा आप जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक काउंटर से आपको दूरी बना के चलना है, वो है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे एंट्री आपको नहीं लेना है। दूर रहें। जिनके पास है सर वो क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों के पास है, ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। देखिए जिनके पास है तो मुझे लगता है उनको अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डे वन से जिस दिन आप सर आपने मुझे आज भी याद है, आपने मुझे कॉल किया था, बोला था एक संडे का दिन शो करने के लिए। उस दिन वोडाफोन आइडिया का न्यूज आया था, गवर्नमेंट स्टेक ले रहा है, ऑलमोस्ट 49% के आसपास गवर्नमेंट के पास स्टेक जा रहा है। उस दिन भी प्राइस था ऑलमोस्ट 9 रुपीज के आसपास। विवेक जी के साथ हमने शो किया था, हमने बताया था कुछ नहीं हो सकता वोडाफोन आइडिया का। नेक्स्ट डे 20% अपर सर्किट भी आएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना ही नहीं है।
सेम वही हुआ 9 से, देखिए आते आते 6:30 7 के आसपास अभी आ चुका है। तो यहाँ पे जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ पैसा बनने का चांसेस मैं नहीं देखता हूँ। आप अगर आपका बाइंग थोड़ा हायर लेवल पे है तो सेल भी करना आपके लिए अभी सही नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी आपका लॉस हो ही चुका है। तो एक बार आप 4.50, आप 4.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है। ठीक है, तो टेलीकॉम में आपको भारती हेक्साकॉम सबसे ज़्यादा पसंद है जो कि 1620। एंड भारती एयरटेल दोनों कंपनी मुझे पसंद है। ठीक है, परफेक्ट है सर। एसबीआई को लेकर आपकी राय दीजिए सर। हमने प्राइवेट बैंकों की तो बातचीत कर ली। कल इनकी बोर्ड बैठक थी जिसमें $3 अरब जुटाने के लिए विचार किया इन्होंने। FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में ये कह रहे हैं कि $3 अरब तक की ये रकम जुटाएंगे। सिंगल या फिर मल्टीपल ट्रांचेस में ये रकम जुटाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म का फंड रेज है ये, जो कि बैंक के बोर्ड की ओर से अप्रूव किया गया है। एसबीआई के चार्ट पर क्या दिख रहा है सर? मुझे लगता है सर अभी 786 के आसपास चल रहा है, तो बहुत जल्दी बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है उस केस में आपको 750 740 भी दिखेंगे। तो एक बार वेट करके जाइए। 740 इज ए वेरी गुड जोन फॉर बाइंग। बाई ऑन डीप स्ट्रैटेजी करना है, यहाँ पे डरने का तो कोई टेंशन है ही नहीं इस पर्टिकुलर काउंटर पे। एक बार वेट करके जाइए, नीचे आता है और ऐड कीजिए। ठीक है, तो 740 आने का आप वेट कीजिए, वहाँ तक एसबीआई का स्टॉक जा सकता है। वहाँ आप चाहें तो खरीदारी शुरू कर सकते हैं। केपीआर मिल सर, आज ब्लॉक डील हो सकती है। प्रोमोटर्स हो सकता है कि 3.25% के आसपास की अपनी हिस्सेदारी बेचें। 1196 करोड़ रुपए का ऑफर साइज़ है, 1107 रुपये इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया है। कल की क्लोजिंग से देखें ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट पर ही ब्लॉक डील हो सकती है। अगर सर ऐसे ही 10% जैसा इंडिकेटिव है, फ्लोर प्राइस बताया जा रहा है, अगर इन भाव पर होता है, स्टॉक नीचे मिलता है, मैं एक बार प्री ओपन में भी देख लेता हूं, तो क्या नीचे में आप खरीदारी करने की राय देंगे? अगर डिस्काउंट पर ब्लॉक डील होती है, स्टॉक उसी तर्ज पर नीचे खुलता है, अगर 6% देखिए नीचे दिख 6% नीचे दिख रहा है सर। ये 6% अभी नीचे है, मुझे लगता है एक सपोर्ट है 1130 के आसपास। अगर 1130 ब्रेक करता है उस केस में नेक्स्ट सपोर्ट होगा आपको 1060 के आसपास, 1060 के आसपास। तो 1130 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि लास्ट वीक का भी जो स्विंग लो था ऑलमोस्ट 1127 के आसपास था। तो 1130 अप्रोच आप मान के चलिए। 1130 के अगर नीचे आता है तो खराब हो जाएगा। मुझे लगता है एक बार 1130 और 1135 इस जोन पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है उस केस में अभी आपको आज ही तुरंत इसमें बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। एक बार आपको वेट एंड वॉच करना है, पूरा दिन बाकी है, देखना है, शांति से बाद में लेना है। अगर 1130 टूटा तो क्या 1060 बोल रहे हैं आप? 1130 टूटा तो 1060, उससे पहले और कोई सपोर्ट नहीं है इसमें सर। ठीक है, तो देखें कि इसके ऊपर सस्टेन करता है नहीं करता। 1130 जो कि अहम सपोर्ट है, अगर वो लेवल सपोर्ट करता है तो फिर आप ज़रूर डिस्काउंट पर नीचे कुछ खरीदारी करने की सोच सकते हैं। पूरा दिन देखिए इसको, कोई जल्दबाजी ना करिए खरीदारी करने की, क्योंकि रनअप काफ़ी अच्छा हुआ है। ये टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है। सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अलावा यूनाइटेड ब्रिवरीज भी आज फोकस में है। देश की सबसे बड़ी बियर उत्पादन करने वाली कंपनी है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने इलियोस ब्रिवरीज के साथ एक लीज एग्रीमेंट साइन किया है। उनकी एक फैसिलिटी इन्होंने लीज पर ली है। किंगफिशर बियर जिसका ये उत्पादन करते हैं, उसकी मांग को मीट करने के लिए, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है, और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी ये कंपनी सुधारना चाहती है, जिस वजह से ये लीज पर ली गई है फैसिलिटी। यूनाइटेड ब्रिवरीज के चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? मुझे लगता है यहाँ से भी 100 पॉइंट करेक्शंस बाकी है, क्योंकि पर्टिकुलर ये स्टॉक ट्रेडिंग करने वाला नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक है। तो ये एक साइकिलिक पैटर्न से चलता है और लगातार एक अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है। आप ऑल टाइम हाई देखेंगे इसका 2238 के आसपास है। तो एक जो साइकिल है, इस साइकिल में अभी भी 100 पॉइंट और 80 पॉइंट नीचे गैप बाकी है। तो मुझे लगता है अगर कभी भी आपके पास एक बार 1950 से लेके 1970 इसका आसपास आता है तो आपको एक बार ऐड करना चाहिए। उससे पहले आपको ऐड नहीं करना चाहिए, बिकॉज मार्केट भी नीचे आ जाएंगे। उस केस में आप ऐड कीजिए। अच्छे कंपनी है, लॉन्ग टर्म वाला कंपनी, आपको होल्ड करके चलना है। ठीक है, जेंसोल में क्या करें सर? सर्किट तो लग रहे हैं। खबर आ रही है कि एमसीए अपनी जांच यहाँ पर 3 से 5 महीने में पूरी कर सकता है, और एनएफआरए की ओर से भी जो फंड डाइवर्जन को लेकर इनके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी जांच जारी है। जेंसोल में करना क्या है सर? व्यू क्या है आपका? सर व्यू यही है, मैं ना इनका मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख रहा था। अ, तो पैसा तो एकदम बुरे तरीके से डुबा दिया, और मैनेजमेंट ओपनली मीडिया में आके बोलता है कि मैं फौज का बेटा हूँ। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल हो गया कि आपका कंपनी डूब रहा है, एवरीडे सर्किट लगा रहा है, और आप इतना बड़ा एक स्कैम हो गया इधर, और आप आके टीवी में बोल रहे हो कि मैं फौज का बेटा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए। देखिए जो सर्किट अभी लग रहा है आप तो निकल नहीं पाएंगे। जिस दिन आपको मौका मिलेगा तो एक बार तुरंत यहाँ पे निकलने का सलाह रहेगा।
ठीक है, और यहाँ से निकलने की ही राय होगी। जेंसल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, 70 रुपये का लेवल फिलहाल आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। सर दो स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट मैं उनकी बात करता हूँ। एक बार उग्रो कैपिटल, सर इसकी बात कर लीजिए। इन्होंने कल खबर आई है कि सीसीडीज यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और राइट्स इशू के जरिए 1315 करोड़ रुपए जुटाने की जो बोर्ड की मंजूरी है वो आती हुई दिखी। लेंडिंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। और समेना कैपिटल, उन्होंने भी 500 करोड़ रुपए निवेश करने का जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर दिया है। तो एक बड़े की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रूप में वो यहाँ पे सामने आएंगे। यूग्रो कैपिटल में सर खबर तो अच्छी है, आपकी राय क्या है वैसे चार्ट्स को देखकर? देखिए ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सपोर्ट लिया है, ऑलमोस्ट 144 के आसपास, 150 के आसपास। तो इस बार भी यही हुआ है, सपोर्ट लिया है 155 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ से जो बाउंस बैक अभी आ रहा है, आपको वेट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स हो, आप पेशेंस रखिए। बहुत जल्दी आपको अगर 222 के ऊपर जाता है तो उस केस में आपको एक बार बहुत जल्दी 250 260 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है, ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है नहीं। और इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है 197 के आसपास। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। 5 टाइम बॉटम बनाया है, मुझे नहीं लगता कि 160 के नीचे कभी आएगा ये। अगर आता है तो उस केस में खराब होगा, आपके पास होल्ड करना चाहिए अभी। चलिए, दो स्टॉक्स बचे हैं, क्वालिटी पावर और जिंका लॉजिस्टिक्स, जिनके आज आईपीओ लॉक इन खुलने हैं। उसका क्या इंपैक्ट होता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मार्केट खुल गए हैं। 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला था, 65 पॉइंट के गेंस है। 232 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स 81,400 के ऊपर का लेवल देखने को मिला है। और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी लेकर 1/4% से ज़्यादा तेजी के साथ 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी आज के सेशन में शुरुआत जो है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिली। तो जैसे मैंने कहा गिफ्ट निफ्टी हमारा इंडिकेट कर रहा था कि आज एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, वैसे ही कुछ रुझान हमने बनता हुआ देखा भी है। तो 3 दिन की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिव शुरुआत हुई है। शुरुआत वैसे कल भी पॉजिटिव हुई थी, 25,000 का लेवल भी हमने पार किया था, लेकिन क्लोजिंग हुई 24,700 के नीचे। आज हम खुले हैं 24,750 के आसपास और सेंसेक्स में 81,400 के आसपास का लेवल है, जहां पर अभी भी 200 पॉइंट के गेंस के साथ आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में भी 141 पॉइंट के गेंस फिलहाल दिख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे, हल्की मामूली बढ़त के साथ यहां पे शुरुआत हुई है और आधे % की मजबूती के साथ आईटी इंडेक्स, जो कि कल काफ़ी ज़्यादा गिरा था क्योंकि यूएस में जो रेटिंग डाउनग्रेड था उसका इंपैक्ट हमने बनता हुआ देखा था। तो आज आधे % के गेंस के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने शुरुआत बनती हुई दिखी है। देखिए आधा % की मजबूती है, 37,453 का लेवल जो कि फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे हल्की फुल्की सही निफ्टी मिड कैप 100 की बात करेंगे तो हल्की गिरावट के साथ आज यहाँ पर कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। कल वर्लपूल के जो नंबर्स आए हैं हमने आपको बताया, उसका इंपैक्ट आप देखिए 7%, 7.5% की मजबूती के साथ स्टॉक खुला है। एस्टर डीएम 1% की मजबूती है, घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। एक्मे सोलर, इसके भी कल नंबर्स आए हैं, 3% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और एनएचपीसी में भी नंबर्स का ही इंपैक्ट है, 2.25% की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार की शुरुआत हुई है। केपीआर मिल, जहाँ पर ब्लॉक डील होने की बातचीत थी, 5.5% नीचे ही स्टॉक आपको 1161 रुपये के आसपास नजर आएगा। अभी प्रदीप जी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि 1130 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इस पर आप जरूर नजर रखिए। रेलवे स्टॉक्स कल भी फिसले थे, आज भी देखिए रेलटेल कॉर्प, बीईएमएल यहाँ पर आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार की जो शुरुआत है वो हमने बनती हुई दिखी है। इंपॉर्टेंट ये भी देखना है जो बड़े बड़े नंबर्स आए हैं, जिसमें डिक्सन टेक है, इसके अलावा टोरेंट फार्मा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं, यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो केपीआर मिल तो हमने बता दिया जहाँ पर ब्लॉक डील का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की जहाँ तक बात है, मुनाफा इनका 75% ग्रो किया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में हम देख रहे हैं 2% की कमजोरी के साथ यहाँ पर जो कारोबार की शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। इसी के साथ साथ टोरेंट फार्मा भी आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं कि टोरेंट फार्मा में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि नंबर्स जो आए हैं उसके बाद आप देखेंगे 2.25% की बढ़त टोरेंट फार्मा के स्टॉक में भी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। डिक्सन टेक के नंबर्स आप देखेंगे तो मोर और लेस आपको इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन नजर आएंगे और 4% से ज्यादा की गिरावट लेकर स्टॉक बंद होता हुआ दिखा, क्योंकि नंबर्स में एक एक्सेप्शनल आइटम भी है, एक्सेप्शनल गेन है 250 करोड़ रुपए का, उसको शायद बाजार ने पसंद नहीं किया है, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए, क्योंकि रनअप बहुत ज्यादा स्टॉक में देखने को मिल चुका था। आई थिंक देखना होगा कि संदीप जी, मैं ना आपको कह रहा था कि अब 16,500 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 16,500 के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया। बिल्कुल, और देखना होगा कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्हें किस तरह का गाइडेंस यहाँ पर दिया है। गैब्रियल का मुनाफा 31% ग्रो किया है। इसके नंबर्स के बाद अगर आप रिएक्शन देखेंगे इस स्टॉक में 4.25% का जो अपमूव है वो फिलहाल आपको नजर आएगा। अरविंद स्मार्ट स्पेसिस, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मुनाफे में हमने ग्रोथ ठीक ठाक देखी थी, लेकिन स्टॉक में 4.25% की गिरावट देखने को मिली। आई थिंक रनअप काफ़ी ज़्यादा पहले ही देखने को मिल चुका था, तो ये स्टॉक भी आज लाइमलाइट में है। और यूनाइटेड ब्रिवीज, जिसने अपना उत्पादन बढ़ाने की बातचीत करी है किंगफिशर बियर की, वहाँ भी देख लेते हैं रिएक्शन कैसा है। 2.25% के
अपमूव के साथ हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कारोबार की शुरुआत हुई है। यूग्रो कैपिटल, इसको देखना इंपॉर्टेंट है, 1315 करोड़ रुपए ये रेस कर रहे हैं सीसीडीज और राइट्स इशू के जरिए। स्टॉक आपको 1% के आसपास की गिरावट के साथ खुलता हुआ दिखा है। मेरा सर आपसे दो स्टॉक्स के ऊपर खास तौर पे ध्यान देने की गुजारिश होगी। एक तो है क्वालिटी पावर, जिसका आज 3 महीने का लॉक इन खुल रहा है और इसके करीब 6% हिस्से के बराबर शेयर आज बाजार में, खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए आते हुए दिखेंगे। तो क्वालिटी पावर में सर कोई इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इफ एट ऑल कोई प्रेशर बनता है, वैसे तो सारे शेयर बिकने के लिए आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, केवल ट्रेडिंग के लिए खुले बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा मान के चलना चाहिए। क्वालिटी पावर के लिए जिनके पास है, एक स्टॉप लॉस दे दीजिए सर, जहां जिसके नीचे घबराहट या फिर बिकवाली बढ़ती हुई नजर आ सकती है। देखिए मुझे लगता है 350 एक स्टॉप लॉस है। 350 के अगर नीचे जाता है तो उस केस में आपको 330 एंड 325 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार 50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसी तरह से एक जिंका लॉजिस्टिक्स, इनका भी 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खुल रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हिस्सेदारी है, 56% हिस्सेदारी इनकी खुले बाजार में ट्रेड होने के लिए आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है सर, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? क्योंकि आज बड़ा इनका जो आईपीओ का लॉक इन है वो खुल रहा है, खुले बाजार में बड़ी मात्रा में शेयर ट्रेड होने के लिए आएंगे। करना क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि 3.25% नीचे ही खुला है ये स्टॉक। देखिए अभी मुझे लगता है ना, ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। इसके नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 430 के आसपास है। सो अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते हो तो मुझे लगता है आपको करंट लेवल पे एग्जिट करना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कमजोरी या गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है। यस। ठीक है, तो कौन सा सपोर्ट तोड़ा है सर, क्या लेवल था वो? अब देखिए मुझे लगता है एक बार ये जो 468 अभी चल रहा है, 475 का ना एक सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट 430 के आसपास है, इससे पहले नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 475 का लेवल टूटा है जिनका लॉजिस्टिक्स, जिसका आज 6 महीने का आईपीओ लॉक इन खुला है। यहाँ पर आप चाहें तो एक बार ये एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट टूटा है उसके बाद 430 पर अगला सपोर्ट नज़र आता है। तो या तो अगर आप इतना वॉलिटिलिटी झेल सकते हैं तो ठीक है, आप होल्ड करें, लेकिन अगर आप नहीं झेल सकते हैं तो फिर इस स्टॉक से निकल जाएं, क्योंकि 430 तक की जो डाउनसाइड है वो इस स्टॉक में नज़र आती है। एक बार सर यूग्रो कैपिटल, इसका भी चार्ट देखिए, हमने डिस्कस तो किया है, लेकिन जो फंड रेस कर रहे हैं 1315 करोड़ रुपए का, उसमें राइट्स इशू भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे डिस्काउंट पर ही शेयर्स यहाँ पे जारी किए जाएंगे। इसमें क्या अहम सपोर्ट लेवल है? एक समय स्टॉक 300 तक भी चला गया था सर, 188 के आसपास, आपको कैसा लग रहा है ये? सर 188 के आसपास मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है एक बार अगर 177 175 मिलता है तो इसके इसमें आपको और ऐड करना सही रहेगा। देखिए लगातार इसमें और एक स्पेशल चीज क्या है संदीप जी, 5 बार ना ट्राई किया, 5 बार 148 150 के नीचे क्लोजिंग देना, लेकिन 140 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। एक बार नहीं, 5 बार। तो 5 बार का जो एक बार सपोर्ट है, तो इसके ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर नीचे भी आता है इस केस में मैक्सिमम आपको 155 50 तक आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ज्यादा वो खराब नहीं है, तो आप एक बार लेके जा सकते हो इसमें। सर एक बार एनएचपीसी भी देख लीजिए, कल बाजार बंद होने के बाद इसके नंबर्स आए हैं, 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इसमें क्या करना है नंबर्स के बाद? देखिए अभी 88 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसका एक रेसिस्टेंस है 94 के आसपास। 94 अगर ब्रेक होता है, ब्रेकआउट आता है, उसके बाद आपको बहुत जल्दी 115 और 120 आते हुए दिखेंगे, लेकिन 94 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वेट करके जाइए। मुझे लगता है मार्केट में अगर कोई सेलिंग आता है तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक बार 82 83 का भी प्राइस आप यहाँ पे बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। ओके, ठीक है। कुछ दर्शकों के सवाल भी ले रहा हूं सर मैं, साथ साथ में आपको कुछ जो बड़े स्टॉक्स हैं, मतलब गेनर और लूजर स्टॉक्स जो कि आज ज़्यादा एक्शन में, ज़्यादा लाइमलाइट में है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, उनमें किस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। गेनर्स में सर एक जुबिलेंट लाइफ है जो कि 5.5% ऊपर है। वर्लपूल की तो बात हमने करी है, नंबर्स का इंपैक्ट है, 5.25% ऊपर है। टोरेंट फार्मा 2.5% ऊपर है। सोलर इंडस्ट्रीज कल बाजार के दौरान नंबर आए थे, 1% गिरकर स्टॉक बंद हुआ था। गाइडेंस अच्छा था इनका FY26 के लिए, शायद वही कारण है कि 2.5% ये स्टॉक ऊपर है। और डिक्सन के नंबर्स आने के बाद अंबर एंटरप्राइजेस में हम 2% के आसपास का आप देख रहे हैं। ब्लू स्टार में भी 2% की तेजी है। एक बार सर ये सोलर इंडस्ट्रीज और अंबर एंटरप्राइजेस, इनके चार्ट्स देखकर बताइए कोई ट्रेड अगर बनता हो तो। देखिए सोलर इंडस्ट्री पे हमने देखा अभी ऑलमोस्ट 4.25% के आसपास ट्रेड हो रहा है, और आज तो अभी डे हाई के आसपास भी अभी आ चुका है। तो मुझे लगता है ना यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है। अब लास्ट 10 मिनट का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें एक स्टॉप लॉस बन के आ रहा है, वो अपना होगा 13,700, मतलब 13,700।
13,700 सोलर इंडस्ट्री का स्टॉप लॉस रहेगा। आप यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकते हो, ऑल टाइम हाई के आसपास है। मुझे लगता है चार्ट बहुत ही बढ़िया है, और जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है अगर आपके पास 1-2 दिन का व्यू नहीं है, आपके आपके पास 2 से 3 महीने का व्यू है, तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी 14,500 और 14,800 के आसपास जा सकता है। अब देखिए, बात कर रहा हूँ डे हाई पे ही है ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता है एक बार आपको लेके चलना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो सोलर इंडस्ट्रीज में आप चाहें तो ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ लूजिंग साइड के स्टॉक्स आपको बताऊं तो केपीआर मिल ने आपको बताया ही, आपको केपीआर मिल में ब्लॉक डील का इंपैक्ट है, 5.5% नीचे है। डिक्सन टेक नंबर्स के बाद 5.5% कमज़ोर है। न्यूजन सॉफ्ट कल का स्टार परफॉर्मर था, आज आप देखेंगे तो 4% की गिरावट है। जेन टेक्नोलॉजीज में 2 दिन में लगातार काफ़ी अच्छे गेंस बने नतीजों के बाद। एक दिन सर्किट लगा, एक दिन 4-4.5% का अप मूव था, आज आ गया 3% नीचे। एस्टर डीएम में कल नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए 3.25% नीचे, हालांकि ये घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। जेके टायर के तो नंबर्स ही खराब है, 2.5% नीचे। और पीआई इंडस्ट्रीज परसों नंबर आए थे इसके, और आज भी 2% की आपको गिरावट नजर आएगी। न्यूजन सॉफ्ट पे सर मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, और जेन टेक्नोलॉजीज, ये दोनों स्टॉक्स स्टार परफॉर्मर रहे हैं, थोड़े हल्के हो रहे हैं अब हायर लेवल से। क्या राय देंगे आप अपने क्लाइंट्स को भी और हमारे दर्शकों को भी? देखिए, न्यूजेन पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। कल मैंने बाई कॉल दिया था ऑलमोस्ट 1200 के आसपास, और मेरा टारगेट था 1275। वो तो टारगेट अचीव हो गया था कल ही इंटरडे में। सो अभी अभी जो एक प्रॉफिट बुकिंग, अभी जो सेलिंग हो रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है चार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको कल 16% के आसपास भागा भी था, तो एक बार यहाँ पे और 4-5% एक्स्ट्रा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मतलब अभी तो 4.5%, 4.5% डाउन है, और 4%। तो मेरे ख्याल से एक बार यहाँ पे आपको 1210, 1215 का बहुत जल्दी आपको एक बार आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है, थोड़ा आप देखिए, प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा चल गया था। तो ऐसा कोई टेंशन करने वाला सिचुएशन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है सर यहाँ पे। अच्छा, और नेक्स्ट और स्टॉक सर कौन सा बोला आपने? जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज, ओके। देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज अभी 1828 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे भी सेम वही है, टिकट ऑल टेक कंपनी अभी नीचे आ रहा है, यहाँ पे टॉप बना के अभी नीचे आ रहा है। एक सपोर्ट है 1750 के आसपास, मतलब यहाँ से भी आप पकड़ लीजिए 70 रुपया के आसपास अभी और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। तो प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और नीचे आ सकता है। जिनके पास होगा, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 1815, 1815 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो उस केस में आपको एक बार 1815 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना सही होगा। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो ये बात होगी जेन टेक्नोलॉजीज़ की भी, जहाँ पे नंबर्स के बाद 2 दिन तक तेज़ी थी और आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा, कुछ सवाल भी लेने इंपॉर्टेंट है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसमें सर एक सवाल मैं जो आपके सामने ले रहा हूँ वो है लक्ष्मण गिरी जी का। वो कह रहे हैं सर कि कोल इंडिया इस लेवल पर फ्रेश बाय किया जा सकता है क्या? देखिए, कोल इंडिया का भाव अभी 408 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जो एक सपोर्ट था, उसके बाद से लगातार अभी चल रहा है। रेसिस्टेंस है 405, 406 के आसपास, इसके ऊपर अभी आ चुका है। लेकिन एक वीकली बेसिस क्लोजिंग देना 410 के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट नेगेटिव है। 540 के आसपास हाई था, उसके बाद चला नहीं है स्टॉक। तो 410 इसके ऊपर अगर वीकली बेसिस क्लोजिंग मिलता है, तो इन केस में आपको नेक्स्ट 3 से 4 महीना टाइम में आपको एक बार 460, 470 का भाव यहाँ पे आएंगे। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 385। तो इस करंट जोन पे तो बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर एक बार यहाँ से 10 to 15 रुपीज नीचे आता है, उस केस में आप बाय कीजिए। और ये काउंटर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही आपको लेना है, ऐसा डेली ट्रेड करने वाला काउंटर है नहीं। ठीक है, तो निवेश के लिए आप लीजिए 380 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। कोल इंडिया में ट्रेडिंग की बजाय अगर आप लंबा नज़रिए लेते हैं तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। इस बार एक बार मार्केट का अपडेट आपको देते हैं। 60-62 पॉइंट ऊपर हम खुले थे, 65 पॉइंट की तेज़ी भी देखी थी। अब केवल 30 पॉइंट के आसपास के गेंस यहाँ पर बचे हैं। एक बार ज़रा आपको कंट्रीब्यूटर्स भी बता देते हैं कहाँ से दबाव आ रहा है, कहाँ से सपोर्ट मार्केट को मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो आज लकीली HDFC बैंक फॉर्चुनेटली 0.5% ऊपर है, ये सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। ICICI बैंक भी ऊपर है, एक्सिस बैंक भी ऊपर है, और SBI जो कि दिग्गज सरकारी बैंक है, यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि कुछ राहत की या फिर पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पे, लेकिन दबाव कहाँ से आ रहा है निफ्टी बैंक में? कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, AU बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये गिरावट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की जहाँ तक बात है तो आज अगर हम पॉजिटिविटी जो देख रहे हैं उसमें HDFC बैंक तो है ही है, ICICI बैंक भी है जो कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, निफ्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ सन फार्मा 2% के आसपास का अपमूव है, और HUL ये भी 1% ऊपर, और डॉक्टर रेड्डीज में 2% के आसपास की तेजी है। सिप्ला भी 1.5%
2% ऊपर है सर। कुछ फार्मा स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिविटी बन रही है। सिप्ला 1.5% ऊपर है, डॉक्टर रेड्डीज 2% ऊपर है और 2% के आसपास ही सन फार्मा ऊपर है। ये निफ्टी में कंट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक्स हैं। फार्मा को लेकर कोई न्यूज़ फ्लो सर, या फिर ओवरऑल खरीदारी चल रही है फार्मा में डिफेंसिव्स के तौर एक पर? बाई कॉल देना है फार्मा में ही। जी जी कंपनी का प्लीज, नाम है टोरेंट फार्मा। तो बोलिए अभी प्लीज। देखिए 3350 के आसपास, 3352 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट आने के बाद अभी सस्टेन भी हो रहा है। तो आपको बाई करके चलना है। अगर कभी भी आपको आज के दिन के दौरान 3385 3390 के आसपास मिलता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके चलना है। और आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3315 रहेगा, 3315 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है आज के दिन में आपको 3385 एंड 3390 के आसपास आपका टारगेट आ जाएंगे। तो आपको प्रॉफिट बुक करना है उस जोन पे। अभी मैक्सिमम आज या तो कल तक आपको एक दो दिन के लिए आपको ये कॉल रहेगा। अभी ले लें सर? हाँ, अभी करेंट, अभी देखिए बात कर रहा था उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था 3350 के आसपास। अभी ऑलमोस्ट 6057 के आसपास चल रहा है। थोड़ा वॉलेटाइल है, आपको लेना है, अभी लेना है। ठीक है, 3385 3390 ये आपके टारगेट हैं, आजकल में ही आ सकते हैं। और 3315 आपको ये स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। जितना भी 3350 के आसपास मिले उतना अच्छा है, जहां पर ये कॉल आपको रेकमेंड भी किया गया था। तो फार्मा में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स में 3 स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिप्ला है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है और चौथा नाम है टोरेंट फार्मा का, जहां पर आपको एक ट्रेड भी इनिशिएट करने के लिए कहा गया है। खरीदारी कीजिए, 3355 के आसपास है, 3385 3390 तक के टारगेट्स बताए गए, 3315 रुपये, 3315 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। इसके अलावा सर एक दो सवाल मैं और लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं हॉट स्टॉक्स की ओर बढ़ूंगा। इसमें सर हमारे एक दर्शक हैं जोम्बोस के नाम से, उनकी आईडी कह रहे हैं कि जीएमआर पावर और ऊसवाल एग्रो मिल फ्रेश एंट्री बता दीजिए सर, कहाँ पे कर सकते हैं? जीएमआर पावर। जीएमआर पावर सर। ओके, देखिए जीएमआर पावर में अट्रैक्टिव कुछ है नहीं। तो बेसिकली अभी जो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन चार्ट में है, अभी 127 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। लास्ट टाइम भी 127 क्रॉस नहीं कर पाया था, अभी भी 2 दिन पहले भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो आप एक बार वेट करके जाइए। आपको अगर एक हेल्दी यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन चाहिए तो मुझे लगता है 112-13 का अच्छा जोन मिलेगा। और 103 का आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव नहीं है फंडामेंटल भी। तो मुझे लगता है एक बार जिनके पास है तो एग्जिट करना इस काउंटर से बेटर रहेगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे चला नहीं है स्टॉक और उसके बाद रेसिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। ठीक है, तो एक दलबीर संधू जी का सवाल ले लेता हूँ। इन्होंने हमें 2.5 यूरो की रकम भेजी है। बहुत धन्यवाद आपका दलबीर जी। आपका सवाल भी ले लेता हूं मैं। ये कह रहे हैं कि सर ट्रेंड की फ्रेश बाइंग लॉन्ग टर्म, प्लीज टेल मी व्हेन, यानी कि कब ट्रेंड में दोबारा से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी शुरू की जा सकती है? कौन से काउंटर पे सर? ट्रेंड सर, ट्रेंड। ओके सर, एक काउंटर पे ना ब्रेकआउट आ रहा है। पहले मैं नाम बता देता प्लीज हूँ, सर कंपनी प्लीज। का नाम है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। अभी देखिए 1545 1550 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आज ना एंटायर फार्मा काउंटर चल रहा है और लगातार जो स्टार्टिंग से ही बाइंग आ रहा है। आपको लेना है नेक्स्ट 3 से 4 दिन का व्यू से आपको लेना है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको बहुत जल्दी 1575 का पहला टारगेट एंड 1595 का सेकंड टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1515 का रहेगा आपका स्टॉप लॉस और 1595 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। सर आपने कौन सा स्टॉक बोला था? टोरेंट? ट्रेंड बोला था सर, ट्रेंड। तो मैं एक बार सर ग्लैंड फार्मा का तब तक कॉल बताता हूं जो आप बोल रहे थे। 1545 के आसपास बोल रहे थे सर, 1548 का लेवल हो भी गया, 3.5% ऊपर है। नंबर्स तो अच्छे नहीं थे लेकिन स्टॉक में मोमेंटम हम ओवरऑल फार्मा एज अ पैक में जो बन रहा है उस वजह से देख रहे हैं। 1575 1595 2-3 दिन का या 4 दिन का आप व्यू लेके चलिए यहाँ पर, और 1515 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप खरीदारी करते हैं जहाँ पे आपको बोला गया है, तो फिर आपको 30 से 50 रुपये तक की जो अपसाइड है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ट्रेंड के बारे में बता रहे थे सर आप। देखिए ट्रेंड सर मुझे लगता है एक ना अभी डाउन ट्रेंड में है और अभी आपको यहाँ पे लेना नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे लगता है एक अच्छा जोन होगा वो है 4850 से लेके 4900। मतलब यहाँ से भी मुझे लगता है एक बार 400 पॉइंट का करेक्शंस बनता है या इस जोन पे। क्योंकि लगातार देखिए लास्ट टाइम बहुत टाइम से टॉप बना रहा था। एक बार टॉप बनाया 7200, सेकंड टॉप बनाया 6200, तो अभी का टॉप है 5500 बन चुका है, नीचे आ रहा है।
आपको अगर लेना है तो 5,000 का जोन अच्छा है होगा। और मुझे लगता है ये काउंटर भी बढ़िया है, खराब नहीं है। तो आपको एक स्टॉप लॉस जो होगा, जो 4,500 होगा आपका परमानेंट स्टॉप लॉस, मुझे लगता है इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ से थोड़ा 1,000 पॉइंट के आसपास हो रहा है, लेकिन आपको ऐड करना है। कंपनी बढ़िया है, चलेगा, बहुत टाइम चला है, उसके बाद अभी सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो फाइनल बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आया है। तो एक बार अगर ये जो जोन है थोड़ा टाइम आप देंगे तो इसमें आपको बेटर टारगेट आ सकता है। उस केस में आपका टारगेट होगा 5,800 एंड 6,000 का टारगेट के लिए आप इसमें वेट एक बार करके जा सकते हो। 5,800 से 6,000। सर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पूछा था, ये लॉन्ग टर्म पे ही आप कह रहे हैं कि 4,850 से 4,900 के करीब मिले तो खरीदें? हाँ, 4,000 लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका है, 4,850 4,700 आपके लिए अच्छा बाइंग होगा। लेकिन कुछ भी हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होगा। 4,530 रहेगा, 4,530 4,500 अप्रोक्स इस जोन पे आपको एग्जिट करना है। क्योंकि अगर 4,500 के नीचे चला जाएगा ना, उस टाइम पे आपको और भी यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस का लेवल आपका डिफाइंड है, वो है 4,500 का। उसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर आपको निकल जाना है। लॉन्ग टर्म के लिए दलबीर जी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 4,850 4,700 के आसपास मिले, उसका वेट कर लीजिए। थोड़ा नीचे आपको मिल सकता है क्योंकि हाल ही में इसने टॉप बनाया है 5,500 के आसपास, ऐसा हमें प्रदीप सर बता रहे हैं। तो वेट कर लीजिए, खरीदारी के लिए जल्दबाजी ना करें। नीचे में मिलता है डिप्स पर तो आप खरीदिए, ऊपर में टारगेट आपके 5,800 से 6,000 तक के बन जाएंगे। चलिए, सवाल मैं लेता रहूँगा, इस बीच हमारा एक खास सेगमेंट है उसको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हॉट स्टॉक्स। हॉट स्टॉक्स में आज हमारा फोकस खास तौर पे कुछ ऐसे स्टॉक्स पर हैं जहां पर म्यूचुअल फंड्स की ओर से ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। देखिए, कल एफआईएस की ओर से बड़ी बिकवाली होती हुई नजर आई। कल 28 नवंबर के बाद आई थिंक पहला इतना बड़ा नंबर हमने बिकवाली का देखा है, 10,000 करोड़ रुपए का। लेकिन डीआईएस की खरीदारी लगातार जारी है और वहीं से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिख भी रहा है। अप्रैल तक अगर आप देखेंगे, अप्रैल के अंत तक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जहां तक बात है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बैठे हैं ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ रुपए की नकदी पर। इतना कैश उनके पास पड़ा है। यही कारण था, कल भी आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी ओवरऑल डीआईएस की ओर से बनती हुई दिखी है। तो म्यूचुअल फंड्स के पास जो कैश रखा है वो लगातार मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं। और खासतौर पर जब एफआईएस बेचते हैं तो तब उन्हीं की ओर से ही सपोर्ट आता भी है, जैसा हमने कल भी देखा मार्केट में। नवंबर 2024 में देखें तो 5.7% एजीएम का देखें तो कैश लेवल थे इंडस्ट्री के पास। लेकिन ये लेवल अगर आप अप्रैल के अंत तक बढ़कर देखेंगे तो वो 7% पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो कैश लेवल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स जो हैं, लोगों की ओर से एसआईपी अभी भी रुकती हुई नहीं नजर आ रही है। लोगों का भरोसा कायम है और यही एक स्ट्रेंथ, एक पिलर है जो कि हमारे मार्केट को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हुआ दिख भी रहा है। अब अप्रैल महीने की अगर हम बात करें, जहाँ पे कैश लेवल 7% पहुंच गए हैं एयूएम का म्यूचुअल फंड्स के पास, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पास। अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स ने 31 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों की खरीदारी की है। इनमें से कुछ टॉप कंपनी हम आपके सामने रखते हैं और सवाल मेरा सर आपसे ये रहेगा कि अगर म्यूचुअल फंड्स इन कंपनियों में खरीदारी कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर अप्रैल के महीने में ही खरीदे गए हैं, तो क्या इन कंपनियों में हम भी खरीदारी कर सकते हैं? उससे पहले ज़रा एक बार ओवरऑल राय दीजिए सर, म्यूचुअल फंड्स की ओर से, डीआईएस की ओर से जो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है एफआईएस की बिकवाली के टाइम पे तो खासकर वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। आपकी राय सर, ये जो कैश लेवल्स हैं 2,15,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड्स के पास, उसको आप कैसे देखते हैं? लगातार सपोर्ट आता रहेगा डीआईएस की ओर से मार्केट में? देखिए, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एफआईआई सेलिंग हो रहा है, हमें डोमेस्टिक अगर घर से ही बाइंग आ रहा है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सेकंड थिंग, कैश पे रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टाइम में बाइंग भी करते हो, उसमें आपको नैप भी ज्यादा मिलता है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपको इन्वेस्टर्स का ही बेनिफिट हो रहा है। तो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो स्टॉक्स पे आपने बात किया है सर, पर्टिकुलर सारे स्टॉक ही मेरा फेवरेट काउंटर्स है। तो मुझे लगता है कि एक बार जो ऐसे कैश पे बैठे रहना और लगातार बाइंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार अच्छा ही होगा जो होगा सर। ठीक है, मैं एक एक करके बात करता हूं। सर, आप कह रहे हैं कि स्टॉक्स आपको सारे ही पसंद हैं, ऑब्वियसली अच्छे नाम है तभी तो म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी हो रही है। पहला नाम इसमें सर एनबीसीसी का है। कल भी एक खबर आई थी कि इन्होंने नोएडा का एक प्रोजेक्ट है, परसों खबर थी कि उसमें कुछ यूनिट्स बेचे हैं 1450 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में। 1% इनको मार्केटिंग फीस मिलेगी उसमें। म्यूचुअल फंड्स की ओर से देखा जाए तो 1 करोड़ 83 लाख शेयर अप्रैल के महीने में इस कंपनी के खरीदे गए हैं और 51 स्कीम्स हैं जो कि फिलहाल इस स्टॉक को होल्ड करती हैं। सर, इसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सर? अगर आपको पसंद है तो क्या इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी करने की राय देंगे?
देखिए मुझे लगता है कि जो चार्ट में ब्रेकआउट आया है, लास्ट वीक भी ब्रेकआउट आया था, तो अभी मुझे लगता है कि रुकने वाला तो है नहीं। 130 125 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके जा सकते हो, एंड करंट जोन से भी आप बाई कर सकते हो। और सेकंड सर जो स्टॉक है, आपने मैंने अभी देखा विशाल मेगामार्ट, राइट? वो जी। विशाल मेगामार्ट में भी मुझे लगता है कि आईपीओ हाई, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, आईपीओ हाई के बाद लगातार देखिए चला नहीं था, अभी सस्टेन कर रहा है 115 के ऊपर। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली यहाँ पे अभी बाकी है, तो अगर 130 के ऊपर क्लोजिंग देता है, उस केस में बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 150 160 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है आप वेट कीजिए, जिनके पास नहीं है आप फ्रेश बाई भी यहाँ पे करके जाइए। इस केस में आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 105 का रहेगा स्टॉप लॉस। मुझे लगता है जैसे ही ये आईपीओ हाई के ऊपर अभी चला है, बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ पे 165 170 का प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ आप फ्रेश खरीदारी करें। टारगेट आप बता रहे हैं सर 150 165 के। 165 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे इस काउंटर में। परफेक्ट है, ठीक है। तो जिनके पास है वो तो होल्ड करें ही 105 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। नहीं भी है आपके पास तो भी, क्योंकि इसने अपना आईपीओ हाई लेवल पार किया है, तो 150 165 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा सर डिलीवरी, इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत सॉलिड थे, जो कि अभी 2 दिन पहले ही आए थे। लेकिन उससे पहले अप्रैल में ही म्यूचुअल फंड्स की ओर से कुछ 1.25 करोड़ शेयरों के आसपास की खरीदारी की गई। 109 स्कीम्स हैं जो कि स्टॉक को फिलहाल होल्ड करती हैं। तो पहले से ही शायद आइडिया था म्यूचुअल फंड्स को कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आने वाले, अच्छे आने वाले हैं। अभी इन लेवल्स पर डिलीवरी में आपकी क्या राय होगी सर? देखिए कंपनी बढ़िया है, लेकिन चल चुका है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है अभी जो 53 55 के आसपास है, तो यहाँ पे ना एक रेसिस्टेंस था, तो वहां से देखिए अभी नीचे थोड़ा आ रहा है। आपको यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन वो 310 315 का जोन पे कंपनी बढ़िया है, आपको लेना भी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इस जोन पे नहीं है। यहाँ से अगर 30 रुपीज नीचे आता है, उस केस में आपको ऐड करना है। और ऑलरेडी चल चुका है 1 महीने में स्टॉक। हाँ, चल चुका है और नंबर्स भी आए उसके बाद भी हमने आपको बनता हुआ दिखा है। तो खरीदारी के लिए आप 310 से 315 की रेंज का वेट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदारी हुई, उसका बाद नंबर्स अच्छे आए, स्टॉक चल भी चुका है। 310 315 लेवल्स नोट कर लीजिए, इन लेवल्स पर मिले तो ही आप डिलीवरी में खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, एक समय हमने Q4 का जो डेटा है वो भी डिस्कस किया था, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 का जो फेज़ है, जो कि Q4 FY25 का पूरा क्वार्टर था, उसमें भी आई थिंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी की लिस्ट में शामिल था। और ये अप्रैल महीने के आंकड़े आपके सामने, 6.25 करोड़ शेयरों के आसपास की खरीदारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में म्यूचुअल फंड्स की ओर से की गई। हालांकि ज़्यादा स्कीम्स नहीं है, 36 स्कीम्स हैं जो कि इस कंपनी को होल्ड करती हैं। तो सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में म्यूचुअल फंड्स तो खरीदार हैं, बुलिश हैं, क्या चार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं बुलिश? अब देखिए ऑब्वियसली चार्ट में भी मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद सस्टेन अभी कर रहा है, लेकिन इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है कि आपको अभी बाय करना है। आप एक बार वेट करके जाइए, मुझे लगता है 41 42 आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। 142 41 42, यस। 41 42, ठीक है, 44 के आसपास चला है, तो 41 से 42 के करीब मिले तो आप इसको खरीदिए। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे थे। अगला शेयर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो भी एक बैंकिंग नेम ही है, IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी एक ऐसा स्टॉक है, ऑलमोस्ट आपको हर किसी के पास मिल जाएगा। हर तीसरा चौथा सवाल हमारे पास जो आता है वो IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर ही आता है। म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18.5 करोड़ शेयरों की खरीदारी करी है IDFC फर्स्ट बैंक की। जहाँ तक बात है, 131 स्कीम्स हैं जो कि इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करती हैं। ऑप्टिमिज्म बहुत है, होप बहुत है इस कंपनी को लेकर, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर पाया सर ये बैंक जो है, शेयर प्राइस जो है इसका। अब हो सकता है ऐसा, या होप ही रह जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो आज से 8 साल पहले सुन रहा हूँ कि आईडीएफसी नेक्स्ट एचडीएफसी होने वाला है, तो अभी तक तो हुआ नहीं। तो अभी 66 67 के आसपास चल रहे हैं। एक टॉप बनाया सर 70 के आसपास, टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। मुझे हाँ। लगता है 64 में एक सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। अगर 64 ब्रेक करता है, उस केस में आपको एक बार 55 52 का भी प्राइस मिल सकता है। अभी ऊपर आने का तो कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है सर। इस बीच मेरा ना पहला जो टारगेट है ग्लैंड में, वो अचीव हो गया है। 1571 अभी चल रहा है। 1575 का मेरा पहला टारगेट था, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इंटरडे के लिए। 157571 का हाई बनता हुआ दिखा है। आपने जो लेवल हमें बताए थे, जो मैंने नोट किए थे, वो थे
1575, तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट आपका अचीव हो गया है, सही बात है। यहाँ पे तो थोड़ा आपको प्रॉफिट बुक करना है, सेकंड थोड़ा अगर आप रिस्की ट्रेडर हो उसके लिए आपको वेट करना है। 1585 से लेके 1595 का भी टारगेट आपको आ जाएंगे, दो एक दिन टाइम लगेंगे, लेकिन अगर इंटरडे में आपको थोड़ा सेफ जाना है तो आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। तो अब देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 से 15 मिनट ही हुए हैं जब आपको ये स्टॉक बताया गया था। मैंने लेवल नोट भी किया था, कहाँ आपको हमने बताया था 1545 के आसपास सर ने कहा था कि खरीदारी कीजिए। 1547 का लेवल था उस समय, वहीं पे भी आपने खरीद लिया होता तो 1571 का हाई बना है। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट आपका जो 30 रुपये के आसपास का अपसाइड है वो आपको 15 मिनटों में ही मिला है। तो अगर आपने सुनकर लिया है, आपने एग्जीक्यूट किया है ट्रेड को, तो आपकी कमाई होती हुई नज़र आई हुई है। तो मनी 9 के साथ आप बने नहीं, लगातार हाथ के हाथ इंटरडे ट्रेड्स आपको बताए जा रहे हैं और देखिए आपको कमाई के जो मौके हैं वो फ्रक्टिफाई होते हुए नज़र आ भी रहे हैं। तो मनी 9 के साथ आप ज़रूर जुड़िए, सुबह 8:30 से 10 बजे तक आपको कमाई के ढेरों मौके मिलेंगे। और देखिए जो आपको प्रदीप सर ने बताया भी, एक ट्रेड ग्लैंड फार्मा का, उसका पहला टारगेट अचीव भी होता हुआ नज़र आ चुका है। वापस अगर हम सर हॉट स्टॉक्स की तरफ आएँ तो एक बार हम बातचीत कर रहे थे IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर। यस सर, यहाँ पे आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको एक बार 64 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। अगर 64 ब्रेक करता है उस केस में आपको यहाँ पे एक बार 52 का प्राइस आपको मिल सकता है। ऐसा कोई अट्रैक्टिव चार्ट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको यहाँ पे रिटर्न आएंगे। तो जैसे सारे काउंटर भागेंगे उस टाइम पे भाग सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अट्रैक्टिव कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, परफेक्ट है। बैंकिंग स्पेस में ही सर कैनरा बैंक, यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। 1.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा की जो खरीदारी है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर से अप्रैल के महीने में की गई है। 161 स्कीम्स हैं जो कि फिलहाल कैनरा बैंक को होल्ड करती है। आई थिंक जितने स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग नंबर ऑफ स्कीम्स वाइज अगर आप देखें कोई स्टॉक अगर है तो वो कैनरा बैंक की है। इतनी ज़्यादा बुलिशनेस सर इस स्टॉक को लेकर है, इतने ज़्यादा स्कीम्स की होल्डिंग में है ये स्टॉक कैनरा बैंक। इतना अच्छा चार्ट लग रहा है क्या? सर देखिए, जो वार हो रहा था ना इंडिया पाकिस्तान, उस बीच एक लो लगाया था 92-91 के आसपास, तो उसके बाद से लगातार अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी 100 के ऊपर है, बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट जो टारगेट इसका बन रहा है वो है 110 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको 125 130 का प्राइस आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। नो डाउट येस बैंक से और अलग जो बैंक है और IDFC फास्ट बैंक से तो बहुत ही पसंद है मुझे कैनरा बैंक। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर कभी भी आपको 102 101 का भाव मिलता है उस टाइम पे आपको फ्रेश बाई करना है। टारगेट आएगा आपका 125 130 शॉर्ट टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कैनरा बैंक को यहाँ पर नहीं लेना है तो आप 110 पार होने का वेट करें, 125 130 तक के लेवल आ जाएंगे। 102 101 के आसपास नीचे में मिले तो आप कैनरा बैंक को ज़रूर अपनी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सर येस बैंक तो आपने प्रीएम्प्ट कर ही लिया पहले से ही। येस बैंक में भी आप देखिए डील हुई है SMBC के साथ, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ। उसको शायद म्यूचुअल फंड्स ने पहले ही भाप लिया था। 4.25 करोड़ शेयरों की खरीदारी यहाँ पर बनती हुई दिखी है। 81 स्कीम्स अभी भी इसको होल्ड करती हैं और 81 स्कीम्स होल्ड करती हैं और मुझे लगता है कई लाखों दर्शक हमारे भी होंगे और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होंगे जो येस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में आज से नहीं, मुझे लगता है कई सालों से, कई महीनों से अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपकी क्या राय होगी सर? आपके क्लाइंट्स भी तो पूछते होंगे आपसे, आप अपने क्लाइंट्स को क्या राय देते हैं और हमारे दर्शकों को क्या बोलेंगे? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, जब जिस दिन येस बैंक प्राइस था 220, उस दिन मैंने बोला था कि येस बैंक ओनली फॉर 20 हो जाएगा और वो मेरा फेसबुक पेज में था। और बाद में हमने देखा 20 भी हो गया। सर राणा कपूर जी थे प्रोमोटर और उनका स्टेटमेंट था एक डायमंड है। बाद में हमने देखा कि एक महीने में नीचे आ गया। सो अभी येस बैंक पे हर हफ्ते पे डील होता है और हर मतलब दिन ही कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज आते रहता है। तो मुझे लगता है अगर 20 से 25 भी हो जाएगा ना, 30 रुपीज भी हो जाएगा ना, ये नहीं जाके 200 नहीं हो सकता है अभी। तो SBI जैसे काउंटर्स ने सेल बाय किया था, सेल कर दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नहीं रहना है, ऐड भी नहीं करना है। और अगर आपके पास अभी है फिलहाल, आप एक बार वेट करके जाइए। अगर एक बार आपको 25 26 कभी भी आता है उस केस में आपको एग्जिट ही करना है, यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं करना है। 25 से 26 के आसपास मिले तो आप इससे एग्जिट कीजिए। और आप कह रहे हैं कि येस बैंक के बजाय कैनरा, SBI ये स्टॉक्स खरीद लीजिए। हाँ, कैनरा बैंक बेटर सर। कैनरा बैंक का चार्ट देखिए 91 92 के आसपास इंडिया पाकिस्तान का जो वार चल रहा था उस दिन लो लगाया था, उसके बाद से लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर एक स्ट्रेंथ आ गया है, स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ आ गया है।
तो मुझे लगता है 1-2 दिन का अगर डीप मिलता है 101 102 के आसपास आप लेके चल जाइए। नेक्स्ट 6 से 8 महीने में आपको बहुत जल्दी 130 का भाव मिलेंगे। अगर 130 के ऊपर क्रॉसिंग होता है उस केस में आपको 165 170 का भी भाव आपको आते हुए दिखेंगे। तो एक बार आपको कैनरा बैंक लेके जाना है, अच्छा काउंटर है। ठीक है, तो 25 से 26 का लेवल मिले तो येस बैंक से आप एग्जिट करने की कोशिश करें और येस बैंक की बजाय कैनरा बैंक 102 101 के आसपास मिले, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो यहाँ पर आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। और उसमें चाहें तो एसबीआई को भी ऐड कर सकते हैं। एसबीआई की बात हुई भी थी 740 के आसपास, प्रदीप सर ने बताया था कि येस बैंक में आप चाहें, माफ़ कीजिए, एसबीआई में चाहें तो 740 के आसपास फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। लेकिन येस बैंक फिर से बोल देता हूँ 25 से 26 का लेवल मिले इस स्टॉक से आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। आखिरी नाम है सर बैंकिंग स्पेस से ही है आरबीएल बैंक। बैंकों में बड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है म्यूचुअल फंड्स की ओर से, 3 करोड़ से ज़्यादा शेयर इसके खरीदे गए हैं। हालांकि रिजल्ट्स कुछ उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए नहीं है, स्टॉक चला भी नहीं है। 80 स्कीम्स अभी भी इसको होल्ड करती है। होप ही है सर केवल, फैसला सही है उनका ये। अब मुझे लगता है कि चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और लगातार अभी एक बॉटम बनाने के बाद ऊपर ही आ रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट हो रहा है इसमें 240 के आसपास, अगर 240 ब्रेक करता है उस केस में आपको एक बार 255 भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 195। ठीक है, तो कुल मिला के बैंकिंग हैवी डिस्कशन बनता जा रहा है सर म्यूचुअल फंड्स ने जहाँ पे खरीदारी करी है। तो आपने बोला येस बैंक से निकलना है, कैनरा बैंक और एसबीआई को आप चाहें तो इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। बैंकिंग में ही अगर रहना ही है किसी को सर, तो आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी, चाहे पीएसयू या फिर निजी बैंकों में? सर एक कंपनी में ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है एंडुरेंस टेक्नोलॉजी। प्लीज सर। एंडुरेंस टेक्नोलॉजी पे एक जो वॉल्यूम आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना तगड़ा कुछ होने वाला है नेक्स्ट। अगर आपके पास 4 से 5 दिन है, आप एंडुरेंस टेक्नोलॉजी को लेके चल सकते हो। और मुझे लगता है इस केस में आपका पहला टारगेट होगा 2365 एंड सेकंड टारगेट होगा 2385। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2285 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 2600 का टारगेट और उसके ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 2365 2385 ये आपके टारगेट हो गए और 2285 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज अभी अभी ब्रेकआउट आया, देखा किस तरह से स्पाइक इसमें आता हुआ दिखा है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे हैं। तो अभी 2340 के आसपास है, मैं लेवल भी नोट कर लेता हूं। तो 2365 यानी कि 25 रुपये ऊपर ये आपको टारगेट के तौर पे मिलेगा, पहला टारगेट। उसके बाद 25 में 20 रुपये और ऐड कर लीजिए, यानी कि 2385 तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। 2285 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर से आपको बता देता हूं कि ग्लैंड फार्मा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था 1575 का पहला टारगेट था, 1571 का हाई इसने लगा भी दिया। तो बताने के 15 मिनट के अंदर ही उसमें जो पहला टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिखा था। तो आप सेकंड टारगेट के लिए चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं, बने रह सकते हैं। और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज ये एक नया नाम है जो कि फिलहाल ट्रेडिंग की लिस्ट में आता हुआ दिखा है। तो जो प्रदीप सर जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये एक एडेड एडवांटेज है जो कि आपको ट्रेडिंग कॉल्स के रूप में, इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स जैसे जैसे आपको बताते जाते हैं वैसे वैसे टारगेट्स भी आते जाते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है जो हम प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो आपको ट्रेडिंग बेट्स के रूप में ज़रूर देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे हॉट स्टॉक्स की, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स की बात चल रही थी और उसमें येस बैंक की बजाय कैनरा बैंक, एसबीआई ये इनको पसंद है। येस बैंक में आप 25 से 26 का लेवल मिलता है तो यहाँ से एग्जिट करके चल सकते हैं। सर मैं आपसे पूछा था बैंकिंग में अगर किसी को रहना है तो आपके प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगे? सर बैंकिंग में अगर मुझे रहना है तो कैनरा बैंक इस तरफ से तो बेटर है। और सेकंड मुझे लगता है एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, ये तीनों में मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, थोड़ा टॉप ऑलरेडी बना दिया है। सो एक बार मैं एक बार डीप के लिए वेट करूंगा। अगर एक डीप मिल जाता है तो उस केस में मैं एंट्री करूंगा। अभी नहीं एंट्री करूंगा क्योंकि सर आई बिलीव जो एफआईआई का सेलिंग हो रहा है, आज का एक बार डेटा देख लेते, 2-4 दिन डेटा देख लेते, उसके बाद जाके एंट्री करूंगा। उस केस में एचडीएफसी, कोटक एंड अपना एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक भी मेरा फेवरेट रहेगा। चलिए परफेक्ट है। इस बीच इसी के साथ चलिए हम पहले तो इस खास सेगमेंट हॉट स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं। इस बीच मार्केट्स को देखिए, अभी जो तेजी है वो बढ़कर निफ्टी में 140 पॉइंट की हो चुकी है। 24,800 का लेवल भी निफ्टी पर पार हो चुका है और 450 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ फिलहाल सेंसेक्स 81,650 के ऊपर आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। 285 अंकों के गेन आपको निफ्टी बैंक में भी नजर आएंगे। तो आधा % की मजबूती तीनों इंडाइसिस में, आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप इंडेक्स अब देखिए 0.25% ऊपर है। आईटी इंडेक्स में भी 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। तो कहां से ये तेजी
आती हुई दिखी है। फार्मा स्टॉक्स तो आज कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कोई स्टॉक कर रहा है तो 1.5% की मजबूती के साथ एचडीएफसी बैंक टॉप ऑफ द चार्ट पे आपको नजर आएगा, 43 पॉइंट्स के कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है। दूसरा नाम है आईसीआईसीआई बैंक का, तीसरा बीईएल जिसके नंबर्स आए थे परसों शाम को। कल स्टॉक फ्लैट था लेकिन आज देखिए 3% का आपको स्टॉक में देखने को मिला है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, ये भी ब्लॉक डील के बाद जो कल एक सुस्त कारोबार था, 0.25% ऊपर फिलहाल है। 2% की तेजी सनफार्मा में है और रिलायंस भी 1/4% ही सही लेकिन मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 4-5 स्टॉक्स हैं जो कि पॉइंट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, एचडीएफसी बैंक तो है ही है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये 5 नाम हैं जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ एक गेनर्स भी देख लेते हैं। आज फिर से कुछ सिलेक्टिव फार्म डिफेंसिव स्टॉक्स हैं जो कि कामकाज अच्छा कर रहे हैं, जिसमें बीईएल तो एक नाम है ही, 3.25% ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड 0.5% ऊपर है। एचएएल 1.5% मजबूत है। मजगांव डॉक में भी 0.25% का अपमूव है। सर फिर से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं कि डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में आ रहा है। आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से हैं, कहाँ पे अभी भी आप कहेंगे ये जो डिप आ गया 1-2 दिन में अच्छा एंट्री पॉइंट बन रहा है कुछ स्टॉक्स में जिनमें लगता है डिफेंस में ना अभी और सेलिंग हो सकता है, क्योंकि कल का सेलिंग इनफ नहीं है। और मुझे लगता है इंटर डिफेंस काउंटर में और भी मैं 5 to 8% का करेक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। जिस दिन आएगा मैं डिफेंस में बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न्स, गार्डन रीच सब स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन कल का सेलिंग था, उसके बाद अभी चल रहा है तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये फेयर वैल्यूएशन नहीं है और फिर फेयर वैल्यूएशन आ सकता है। इस बीच सर मेरा जो पहला टारगेट था ना एंडुरेंस टेक्नोलॉजी पे, वो अचीव हो चुका है। तो मैं भी मुझे वही लगता देख रहा है था सर। मुझे लगता है एक बार हल्के थोड़ा पार्शल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना चाहिए। और टू थ्री सेकंड टारगेट जो है 2400, वो भी आ जाएगा आज। 2365 आपने बोला था पहला टारगेट सर। 2374 तो मेरी स्क्रीन पे मुझे भाव अभी भी दिख रहा है, 7% ऊपर है ये स्टॉक। तो पहला टारगेट तो यहाँ पर भी अचीव हो चुका है। तो ग्लैंड फार्मा में टारगेट अचीव हुआ है। एक बार जरा एंडोरेंस टेक का चार्ट भी आप दिखा दीजिए किस तरह से जो पहला टारगेट है वो अचीव होता हुआ दिखा है। हैट्स ऑफ सर, कमेंडेबल। जो 2 कॉल्स हैं आपके बोलते बोलते ही हिट होते हुए दिखे हैं टारगेट। विद इन स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स हमने देखा है कि 2 कॉल्स आपको जो आप बताए गए हैं, जिसमें ग्लैंड फार्मा और एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, देखिए भाव आपके सामने है 2371 का। मैंने यहाँ पे 2385 का लेवल फिलहाल मुझे दिख रहा है। सर आपका दूसरा टारगेट भी आ गया 2365, आपने कहा था 2385, दोनों टारगेट्स आ गए आपके। यस 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 सर। मैनी कंग्रेचुलेशन सर। और हमारे दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़े हैं और प्रदीप सर को सुन के जिन्होंने ये कॉल्स एग्जीक्यूट किए हैं, तो आपको बहुत मुबारक। आप अपना मुनाफा बुक कीजिए, थोड़ी सी लाइफ को एंजॉय कीजिए, मुनाफा लेना भी चाहिए। और डिसाइसिवली पार होता हुआ दिखा है सर। 8% की मजबूती होगी, 2389 का लेवल है। तो दोनों टारगेट 2365, 2385 के एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज में आज पार होते हुए दिखे हैं। तो 4 से 5 दिन आपको बोले गए थे, आई थिंक ये 4 से 5 मिनट में ही दोनों जो ट्रेड्स हैं, जो टारगेट्स हैं, वो अचीव होते हुए दिखे हैं। तो अब क्या करें सर, इसको होल्ड करें? आपने 2285 का स्टॉप लॉस दिया था, जिनके मन में अभी भी है इच्छा कि थोड़े और बढ़ सकता है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, ऊपर चेंज करेंगे आप स्टॉप लॉस को? सर मुझे लगता है अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो प्रॉफिट बुक करना आपके लिए सही है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं 4-5 दिन में होल्ड करके जाऊं, उस केस में मुझे लगता है आपको एक बार 2340 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को अब आप रिवाइज कर लीजिए, 2340 कर लीजिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं। वैसे तो अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपको अपना मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि दोनों टारगेट्स ही आपको 5 से 10 मिनट में ही पूरी तरह से अचीव होते हुए दिखे हैं। 2285 का स्टॉप लॉस था, अगर आपको कैरी करना ही है ये ट्रेड तो 2340 रुपये पर अब अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, ट्रेल कर लीजिए। आपको नीचे स्क्रीन पर भी दिख रहा है ये जो 2285 का लेवल है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए 2340। वैसे आपके टारगेट पूरे हो चुके हैं, आप चाहें तो मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। बाजार में तेज़ी आई है और उसके साथ साथ आपके कॉल्स भी सर, जो आपने ट्रेडिंग कॉल्स इनिशिएट किए हैं, उनमें भी ज़बरदस्त दमदार एक्शन देखने को मिला है। तो कुछ दर्शकों के सवाल सर मैंने पहले भी लिए थे, और भी दर्शक है काफ़ी वेट कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक प्रियंका प्रवीण जी का सवाल है, कह रहे हैं कि टाटा केमिकल्स पर अपना व्यू दे दीजिए सर। देखिए टाटा केमिकल नो डाउट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है एक बार अगर 848-50 के भाव मिलता है, उस टाइम पे आपको बाय ऑन डीप करना है। और अभी टारगेट आएंगे आपको 895, और मुझे लगता है 900 का टारगेट बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। चार्ट में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी भी फंडामेंटल बढ़िया है, बहुत टाइम से नीचे चल रहा था, अभी हमने देखा कि बाउंस बैक करते हुए ऊपर भी आ रहा है। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। ठीक है। सुवेंदु जी हमारे एक दर्शक हैं सर, कह रहे हैं कि मैंने मुथूट फाइनेंस ले रखा है सर, 2104 रुपये की बाइंग है मुथूट फाइनेंस। सर एक बार इसका चार्ट मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2104 पर जिसने लिया है मुथूट फाइनेंस, उनको आप क्या राय देंगे? 2060 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
सर आपको याद है लास्ट वीक हमने सेल कॉल दिया था और इंटरडे में ही दोपहर तक मुथूट फाइनेंस का सेल कॉल में टारगेट, दोनों टारगेट ही अचीव हो गया था। सो अभी देखिए मुझे लगता है एक फेयर वैल्यूएशन के साथ है, 2060 2055 एक अच्छा वैल्यूएशन है मुझे लगता है। अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप लेके चल सकते हो। अगर आप आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा वेट करूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको 2040 2050 इज अ वेरी गुड जोन, आप लेके चलिए। इस केस में आपका टारगेट आएगा पहला 2150 एंड सेकंड टारगेट आएगा आपका 2240। तो मुझे लगता है आपको लेके चलना चाहिए। लेके चलना चाहिए, इसमें टारगेट ऊपर के आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। विशाल जैन जी कह रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज टारगेट फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीने से 1 साल के लिए सर इन लेवल्स पे पहली बात तो क्या सर आप खरीदारी करने की राय देंगे? अगर हाँ तो फिर टारगेट क्या होंगे 6 महीने से 1 साल के लिए? देखिए RIL में मुझे लगता है कि अभी 1428 के आसपास चल रहा है। जैसे कि सर आपको भी पता है, हमने रिकमेंड किया था, उस टाइम पे प्राइस था 1260, जिस दिन मनी 9 का इवेंट था, एनुअल फंक्शन था, तो उस दिन 1260 1270 के आसपास था, उस दिन हमने रिकमेंड किया था। अभी देखिए 1427 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है नेक्स्ट 1 से 1.5 साल अगर आपके पास टाइम है तो बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम जो हाई है 1600 के आसपास वो आते हुए दिखेंगे, और उसके बाद भी और भी हाई पॉसिबिलिटीज है, न्यू हाई पॉसिबिलिटीज है। तो आपको अगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आपको होल्ड करके चलना है। एक सर अमित सिंह पटेल जी का सवाल है, थोड़ा टीडीएस, थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहा है सवाल सर, थोड़ा आई थिंक ट्रिकी भी होगा आपके लिए। कह रहे हैं कि सर एसबीआई में या बॉब में, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में, किस में अभी एंट्री कर सकते हैं फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के होराइजन के लिए? एसबीआई बेटर है या बैंक ऑफ बड़ौदा? देखिए मैं तो SBI के साथ ही जाना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी सही है, SBI भी सही है। और आज अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको बोलूंगा आज नहीं, आप 2 से 3 हफ्ता वेट कीजिए, देखिए। SBI अगर कभी भी आपको, अभी 786 के आसपास चल रहा है, 740 730 पे मिलता है, तो उस केस में आप 5 साल के लिए SBI को बाई करके जा सकते हो। उस केस में आपको 5 साल में मिनिमम 60 to 70% रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। 60 to 70% सालाना या ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल 5 साल में। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है सर। तो 5 साल में तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एसबीआई जैसा स्टॉक डबल ही ना हो जाए कभी। इनफैक्ट सर एक राजू सोनी जी का सवाल है, आज पता नहीं क्यों ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म टाइप के, 2 साल 3 साल 5 साल के। ये अदानी पावर के लिए पूछ रहे हैं कि सर बाय कर सकते हैं क्या 3 साल के लिए, राजू जी? देखिए अदानी पावर बेसिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक 500 के ऊपर है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 580 590 का टारगेट आएंगे, और 590 का अगर जिस दिन क्रॉस होगा उस दिन बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 750 का भी टारगेट पॉसिबल है। तो आपको अगर यहाँ पे 555 पे अभी ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है कि आपको एक बार 495 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, क्योंकि अदानी ग्रुप में बहुत वॉलेटाइल होता है। तो आपको 495 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लेना है। एचपीएल इलेक्ट्रिक सर, ये एक स्टॉक है 476 के आसपास ट्रेड कर रहा है। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं कि एचपीएल प्रदीप जी ने कल बाय करवाया था 496 के टारगेट के लिए, लेकिन ये गिर रहा है। होल्ड और एग्जिट, बाय प्राइस मेरा 486 है। देखिए HPL इलेक्ट्रिक हमारा कल कॉल था, 2 कॉल था, एक तो न्यू जेन और HPL इलेक्ट्रिक। न्यू जेन पे तो कल 16% भागा, और HPL इलेक्ट्रिक मेरा कॉल था। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 470 का। अगर 470 ब्रेक करता है तो इसका ट्रेंड खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट कल का जो सेलिंग प्रेशर है, और आज भी अगर दोपहर पे सेलिंग आ जाएगा तो इस केस में खराब भी हो सकता है। आपको बस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है 470 का, और एक बार होल्ड करके देखिए। अगर दिन के दौरान कभी भी अगर आपको 485 490 का प्राइस उस टाइम पे मिलता है तो आपको एक बार एग्जिट भी करना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक बार वेट करके जा सकते हो तो मेरे ख्याल से आपका लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होना चाहिए 407। उस केस में आपका एक बार 530 से लेके 550 का भी टारगेट आ सकता है। नहीं सर, आपने जब कल ये स्टॉक दिया होगा, रेकमेंड किया होगा, तब भी तो स्टॉप लॉस दिया ही होगा आपने इनको। हाँ हाँ, स्टॉप लॉस दिया हुआ था। तो इनको टारगेट तो याद रहेगा सर। ये देखिए दिक्कत की बात कहना, मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस याद नहीं रखते। तो मुझे श्योर है सर आपने कल भी स्टॉप लॉस दिया होगा, वो लेवल ये इन्होंने नोट नहीं किया है, और आज पूछ रहे हैं कि 486 पे लिया है, 476 पर आ गया। दिस इज़ बैड आई मस्ट से, क्योंकि आप जब ट्रेड करते हैं तो मान के चलिए कि टारगेट आए ना आए, लेकिन स्टॉप लॉस क्या है, यानी कि आपका लॉस की गुंजाइश कितनी है, आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को समझ के चलते हैं तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी लॉस लेने की क्षमता कितनी है, आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, और ये जो स्टॉप लॉस आपको बताया गया है ये कितने % नीचे है, कितना रिस्क है,
तब आप रिवॉर्ड की तरफ देखें, शायद वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इस हमारे लिए सबके लिए ये एक बड़ी सीख है कि जब आप टारगेट देखें तो पहले नीचे में रिस्क भी देखिए, तो रिस्क देखिए, फिर उसके बाद अपने रिवॉर्ड को एनालाइज कीजिए, फिर आप रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर कोई भी ट्रेड जो है उसको इनिशिएट कीजिए। सर एक दो सवाल और लेके फिर मैं वाइंड अप करूंगा। एक राहुल जी का सवाल है, टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूं, इसमें 744 में मैंने बाय कर रखा है। टाटा टेक्नोलॉजी ना जब से आईपीओ आया था उसके बाद से नीचे ही अभी आ रहा है। तो अभी एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है 753 755 एक अच्छा वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि जो बेस बनाया है, बेस क्रॉस नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो रहेगा 695। 695 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आप वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको 780 एंड 800 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। फिलहाल एक कंफर्मेशन नहीं है। अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग देता है, उस केस में जो आपका आईपीओ के टाइम प्राइस था 1100 1200 का भाव, उस टाइम पे वो भी पॉसिबल है, लेकिन 800 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कह रहे हैं होल्ड करें। और सर सबसे मज़े की बात यह है कि आप देखिए जो चैट्स आई हैं हमारे सामने यूट्यूब पर, हमारे पेज पर, उसमें आप तो कह रहे हैं सर होल्ड कीजिए 695 के स्टॉप लॉस के साथ। एक राहुल जी का ये सवाल है, प्रिंस राज जी भी कह रहे हैं होल्ड ब्रो। वो भी अपनी राय दे रहे हैं। हमारे दर्शक आपस में भी एक दूसरे को सलाह दे देते हैं सर। तो प्रिंस जी कह रहे हैं कि आप इसको होल्ड कीजिए, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। इस बीच सर फन विद राज शर्मा, ये हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि 208 पे शेयर लिए हैं पिरामल फार्मा के, इसके ऊपर व्यू चाहिए। मैनपुरी यूपी से हैं सर ये। ओके, पीरामल फार्मा। जी देखिए अभी 206 के आसपास चल रहा है, इसमें तो कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है और मुझे लगता है एक बार आपको वेट करना है। और राइट, मैं सही देख रहा हूँ, हाँ 206 के आसपास ही है। तो मुझे लगता है जी एक बार आपको वेट करना चाहिए। एक बार कभी भी आपको 195 196 के आसपास मिलता है, उस टाइम पे आपको ऐड करना है। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 185 के आसपास। सर एक कॉल दिया था, तो जो मैंने स्टार्टिंग पे दोनों कॉल दिया था, 3 कॉल दिया था, एक का ना स्टॉप लॉस के आसपास अभी घूम चुका है, आई थिंक स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना था। मुझे लगता है टोरेंट फार्मा मैंने बताया था, राइट? जी 3315 का स्टॉप लॉस था। ओके, तो 3315 का स्टॉप लॉस था। एक बार आई थिंक 3317 के आसपास घूम के आया। तो यहाँ पे ना आप स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। थोड़ा रिवाइज करना मैं चाहूंगा। वो है 3295 का रहेगा स्टॉप लॉस। और इस केस में आपको एक टारगेट भी लंबा रहेगा, क्योंकि देखिए चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, होता है कभी कभी थोड़ा धीरे चलता है। तो इस केस में आपका मुझे लगता है 3385 का टारगेट, उसके बाद 3400 का भी टारगेट आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 2295 आप थोड़ा एक बार रिवाइज करके लीजिए स्टॉप लॉस। नहीं तो आप तो सर बल्कि कमेंडेबल आई मस्ट से कि 3315 आपने कहा था, 3317 से घूम गया, तो जो जहां से सपोर्ट लेने की उम्मीद थी वहीं से घुमा है ये। हाँ फिर भी मैं यही नहीं चाहता हूँ कि किसी का लॉस हो जाए। देखिए 3 कॉल मैंने दिया, 2 कॉल तो इंस्टेंट टारगेट आ गया। इसका भी चार्ट बढ़िया है, तो थोड़ा दूर में आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, मैं अपनी टीम से कह देता हूं कि 3315 को रिवाइज करके 3285 कर लीजिए। टारगेट इंटैक्ट हैं 3385 के, और 3390 के मैंने लिखा था, आप 3400 कह रहे हैं। अभी भी जिन्होंने आपके कहने पर लिया होगा उनको मुनाफा ही हो रहा है, क्योंकि स्टॉक अभी भी पॉजिटिव ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस इसका हिट नहीं हुआ, वहाँ से नीचे से घूम कर आया है ये। तो ग्लैंड फार्मा का पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया था, और उसके साथ साथ एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इसका भी जो टारगेट है वो अचीव हो गया था। तो दो स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरा भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए 3285। मैं अपनी टीम से भी कहूँगा कि रिवाइज कॉल अगर आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दें, तो यहाँ पर आप 3285 स्टॉप लॉस कर लीजिए। और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉप लॉस है वो आपको ऊपर की ओर रिवाइज करना है, इनकेस अगर आप होल्ड करें। वैसे तो आपको इंट्राडे ट्रेडर है, तो दोनों टारगेट आपके आ चुके हैं, तो आपको हिट कर लेने चाहिए अपने टारगेट और बुक कर लेना चाहिए। 2340 ये आपका रिवाइज स्टॉप लॉस है, इन केस अगर आप इसको अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये दोनों तीनों कॉल्स होगी सर आपकी। मैं स्टॉक्स जिसकी बात कर रहा था सर, अगर आप उसका भी एक बार जवाब दे दें। हाँ कौन सा स्टॉक था सर? टाटा टेक्नोलॉजीज की बात चल रही थी सर। टाटा टेक्नोलॉजी से, टाटा टेक्नोलॉजी को अभी आपको होल्ड करना है, क्योंकि बहुत नीचे आ गया था। आई बिलीव आपको 700 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में आपको 695 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब ये बॉटम कंफर्मेशन नहीं है, 800 के ऊपर होगा तो बॉटम कंफर्मेशन है, तो आपको अभी होल्ड करना है। चलिए एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, सोनाटा सॉफ्टवेयर का। ये देविंदर कुमार जी का है, कह रहे हैं मेरे पास 390 की बाइंग है, क्या करना चाहिए मुझे?
देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर अभी 392 के आसपास चल रहा है, लगातार नीचे ही अभी आ रहा है, वीकली चार्ट खराब ही है, तो मुझे लगता है उनको एक स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 365 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर 405 इसके ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको बहुत जल्दी 425 से लेके 440 तक आने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फिलहाल अभी कोई मोमेंटम है नहीं इसमें। अच्छा, तो इससे मैं फिर एग्जिट कर जाएं सर? एग्जिट नहीं करना है क्योंकि देखिए अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में है, तो एक बार वेट करना ही सही रहेगा। ठीक है, तो वेट कर लीजिए। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। सर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से तो 2-3 कॉल्स बताए हैं, उसमें 2 हिट हो भी चुके हैं। पिछली बार जब आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपने आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज, केयर रेटिंग्स और साइंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सुझाए थे। कोई और नाम या फिर इन्हीं स्टॉक्स के साथ अभी भी आप स्टिक करेंगे? देखिए आइडिया फोर्स का टारगेट जो था ना वो आ चुका था, और केया रेटिंग एक बार मैं देख लेता हूँ। केया रेटिंग कल ब्रेकआउट आया था केया रेटिंग पे, तो केया रेटिंग भी होल्ड करने का सलाह रहेगा। केया रेटिंग कल भी भागा था, आज भी भाग रहा है, और केया रेटिंग भी होल्ड करने का सलाह रहेगा। और अभी तो फिलहाल और कोई स्टॉक है नहीं, अगर आएगा तो सर डेफिनेटली मैं बताऊंगा। एक काउंटर में ना ब्रेकआउट आया है। प्लीज़ सर, प्लीज़। नहीं, ये वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ये कंफर्मेशन नहीं होगा, विदाउट कंफर्मेशन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है सर, अभी तो फिलहाल और कोई स्टॉक नहीं, ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक में ही अभी ठीक ठाक है सब। ठीक है, कोई निफ्टी में स्ट्रैटेजी कोई और ऐसा सर, ऑप्शन को लेकर ट्रेड या कोई ऐसा कोई आप सुझाना चाहेंगे जाने से पहले? नहीं सर, निफ्टी ना कंफ्यूज कर रहा है बहुत, क्योंकि जब तक वो 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा ना, वो मैं कंफर्म नहीं होऊंगा कि मार्केट में सेलिंग आ रहा है। राइट। फिलहाल बहुत टाइम से 24,000 एंड 25,000 इसके अंदर ही घूम रहा है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं देना चाहूंगा अभी। ठीक है, परफेक्ट है। मार्केट अभी भी वेट एंड वॉच है, हाल ही की पौने 200 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ 24,850 के सर ऊपर ट्रेड हो एक रहे हैं। काउंटर पे ना ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है कैपलिन पॉइंट लैब। प्लीज़ कैपलिन सर। पॉइंट लैब पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है, तो मुझे लगता है 2225 चल रहा है, 2220 के आसपास अभी इमीडिएट लेवल पे ना ब्रेकआउट आया है। सो अभी जब आपसे मैंने बोला था कि एक वॉल्यूम नहीं आया, कंफर्मेशन नहीं हुआ, उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 2200 के आसपास। तो देखिए बात करते करते अभी 25 पॉइंट चल गया, लेकिन मुझे लगता है ये जो 2225 के आसपास चल रहा है, आज का दिन का टारगेट होना चाहिए आपको। पहला टारगेट 2245 के आसपास, आपको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन करना है, क्योंकि जिस तरीके से रैली होता है इस तरीके से नीचे भी आता है, तो थोड़ा दूर होगा स्टॉप लॉस। 2180 के आसपास रहेगा आपका स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा 2145, और सेकंड टारगेट रहेगा 2165। तो 2165 मेरा रहेगा सेकंड टारगेट, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2180 के आसपास। तो 2245 आपका पहला टारगेट, 2265 दूसरा टारगेट है, 2180 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 2225 के आसपास ये स्टॉक आपको दिया गया है। तो कैप्टन पॉइंट ये चौथा नाम है जिसको आप कंसिडर कर लीजिए। अब शो वाइंड अप करने का समय आ चुका है, तो अब ये देखना होगा कि इसके टारगेट हिट होंगे नहीं होंगे, ये हम आपको फिर क्लोजिंग बज में बता देंगे। बहुत धन्यवाद प्रदीप सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, एंड स्पेशली ये 3-4 कॉल्स जो आपने बताई जिसमें से 3 ऑलमोस्ट हिट होती हुई नजर आई हैं, उनके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर सर जो आप बताना चाहेंगे? जो भी स्टॉक में मैंने आपको डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक मेरा या कोई एनालिस्ट के पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक लाइक डिफेंस में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। एंड सर जो लास्ट स्टॉक मैंने बताया, इस कैप्टन स्टॉक में पॉइंट। ऑलरेडी 2237 के आसपास एक हाई लगा के आया, जैसे ही आ जाएगा 2245 प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आप इतना कष्ट करके हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते हैं। मेरी तो गुजारिश यही, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि आप सुबह ही हमारे साथ जुड़िए, हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा बेटर है। 3 कॉल्स तो हमारे सामने सामने हिट होती हुई नजर आई भी हैं। विशेष रूप से बहुत धन्यवाद सर आपका, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए इसी के